पाषाण काल के, नव पाषाण काल के। फिर हमने देखा कि कैसे इंसान ने तांबे का यूज करना स्टार्ट किया और फाइनली धीरे धीरे विकसित होते होते वो हड़प्पा सभ्यता तक हम लोग पहुंच गए थे। हमने सीसवाल कालीन सभ्यता की बात की थी। सीसवाल बेसिकली एक गांव का नाम है, और एक हाकड़ा सभ्यता संस्कृति, ये दोनों हड़प्पा से भी प्राचीन है। सीसवाल के बारे में हमने थोड़ा सा बातचीत कर ली थी और थोड़ा पढ़ भी लिया था। मीताथल भिवानी का कल हमने जिक्र किया था, और फिर मैंने कहा था कि इनका हल्का हल्का तो मैंने कल बातचीत की थी, आज डिटेल में उनको पढ़ लेंगे, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज देख भी रही थी लगभग 10 क्लासेस आपकी हरियाणा हिस्ट्री की हैं, जिसमें हमने 57 की क्रांति, आज़ादी तक की कहानी, 57 की क्रांति से 1947 तक का हरियाणा कैसा था, यहाँ कौन कौन सी पार्टी मेन बनी, किस समाज ने यहाँ क्या योगदान दिया, चाहे वो आर्य समाज था या वो कांग्रेस की अलग अलग शाखाएं थी, जिनमें कि हमने लाला जी का बहुत बड़ा योगदान, हमारी कर्म भूमि हिसार को बना के उन्होंने भारत के बिहाफ पर एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। फिर हमने देखा था साइमन कमीशन का क्या प्रभाव रहा यहाँ। साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ पंडित नेकीराम शर्मा जी थे, सर छोटू राम थे, जो हरियाणा के लेवल पे बड़े लीडर्स थे और जो बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे हरियाणा में एक विचारधारा डेवलप करने में, और उसी विचारधारा से एक जन चेतना जगाई थी इन बड़े बड़े लीडर्स ने। तो शायद देश तो नहीं जानता, लेकिन हरियाणा के लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। और सर छोटू राम तो हमारे लिए सम्माननीय इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन करवा लिया था अंग्रेजी काल में, यानी किसानों के फायदे के लिए वो उस टाइम पर भी अटल अडिग खड़े हो गए थे अंग्रेजी सरकार के सामने। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके। हमने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी, और हिस्ट्री में भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरह से कौन कौन से सोर्सेज आपको नॉलेज देते हैं हिस्ट्री की, जिसमें आपने पढ़ा था कि कुछ पुरातत्व वाली चीजें हैं, कुछ साहित्य की बात पढ़ी थी, मुद्राएं पढ़ी थी, सिक्के पढ़े थे, याद होगा ना आपको ये सब चीजें, कि किसी ने शिलालेख लिखवाया, किसी ने जो है चट्टानों पे लिखवा दिया, किसी ने मुद्राओं पे अंकित करवाया। तो वो टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो गया था। और सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था प्री हिस्टोरिक एज एंड हरियाणा, प्रागैतिहासिक काल और हरियाणा। और इसका भी मैंने लगभग स्टार्टिंग करके प्रागैतिहासिक काल का मतलब वो खोपड़ी वाली बातें, फिर पुरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, फिर हरियाणा कैसा था, जंगलों के आसपास वो 1.5 करोड़ साल पुरानी वो देखो ये आदि मानव वाली बातें, सब मैंने आपको पढ़ाया था कल। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल में अलग अलग तरह के छोटे हथियार बनने लग गए, शार्प हथियार बनने लग गए, तो ये जगह जगह मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका इतिहास लिखा तो है पर आपको और मुझे हमें पढ़ना नहीं आया, जिसमें कि हड़प्पा के बारे में बात हुई थी, सीसवाल के बारे में डॉक्टर सूरज भान ने काम किया था, दृष्टवती नदी है, ये अपनी सरस्वती नदी है, आज की बात करें तो यमुना और घग्गर और साहिबी तक ये फैली हुई थी, ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी थी ये सीसवाल की पुरा बस्तियां थी, 29 टोटल थी ना, फिर उसमें भी छोटे छोटे डिवीजन थे कि जो पुराने टाइम की थी वो दृष्टवती और सरस्वती के बीच में, फिर कुछ जो है साहिबी नदी यानी दक्षिण की बेल्ट तक फैली थी, देखो ये था 11 साहिबी नदी के किनारे, सब मैंने कल पढ़ाया था आपको। फिर सीसवाल संस्कृति के प्रमुख स्थल में एक पढ़ लिया था हमने सीसवाल, और सीसवाल हमने देखा था हिसार के, भिवानी के आसपास। सीसवाल बेसिकली एक गाँव है जो कि पड़ता है आपके हिसार में, तो इसलिए जिला हिसार की बात करते हैं। चौतांग नहर पर था ये, और ये थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था कि यहाँ बर्तन भांडे मिले थे, सलेटी रंग का काम था, उस पर चित्रकारी की हुई थी, ये लास्ट पढ़ा था कल। मीताथल पे आके हमने छोड़ दिया था, आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने कल और परसों की क्लासेस ली हैं, आज की क्लास उनके लिए बहुत आसान है। तो बहुत ज्यादा आसान इसलिए क्योंकि ये सब निचोड़ है, कुछ नया नहीं है। कल और परसों 2 दिन हम लगातार मीताथल, सीसवाल, हाकड़ा, बालू, कुणाल, फतेहाबाद, ये सब बातें कर रहे थे, उसी का निचोड़ है ये। तो आज मीताथल में क्या देखेंगे, पहली चीज तो मी भी जैसा है, तो ये भिवानी का स्पॉट है, और यहाँ मीताथल में हड़प्पा काल का भी चीजें मिली हैं, गुप्त काल की चीजें भी मिली हैं, यौधेय काल की चीजें भी मिली हैं। क्यों? क्योंकि भिवानी आप याद करो, प्रकृतनाथ, नौरंगाबाद, भिवानी राजधानी रही थी यौधेयों की। गुप्तों के टाइम का भी यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला। तो मीताथल एक ऐसी साइट है जो हड़प्पा से भी जुड़ी है, जो कि सीसवाल से भी जुड़ी है, और जो लेटर स्टेज में मौर्य और गुप्तों से भी जिसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। तो यहाँ इस तरह के सिक्के मिले, बर्तन मिले जिन पे चित्रकारी थी, कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले, जिससे कि आपने अंदाजा लगाया कि हरियाणा में क्या कुछ रहा होगा, वही मीताथल है। ठीक है, अब ये बेसिक आपको पता है, इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मीताथल भिवानी तहसील में एक प्रसिद्ध गांव है, मी और भी एक जैसे हैं, तो भिवानी मीताथल, जहां से सीसवाल सभ्यता, क्या सीसवाल हड़प्पा के बाद की है? नहीं, सीसवाल हड़प्पा से भी प्राचीन सभ्यता है। हाकड़ा और सीसवाल, हाकड़ा घग्गर नदी का
का नाम है राजस्थान पाकिस्तान की तरफ, और सीसवाल एक गांव का नाम है जहाँ कुछ बर्तन भांडे और कुछ इस तरह की चीजें की कृषि प्रधान थे ये लोग। और उस टाइम में शायद सीसवाल के टाइम में भी शादी ब्याह हुआ करते थे। जैसे आदि मानव थोड़ी शादी ब्याह करता होगा, लेकिन सीसवालिन सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि शायद शादी ब्याह और इस तरह की चीजें, मतलब सामाजिक जीवन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यहाँ से सीसवाल सभ्यता के अवशेष मिले। तो मीताथल से सीसवाल का भी मिला और मीताथल से हड़प्पा का भी मिला। 1915-16 अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले मीताथल से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। अभी मैंने क्या कहा, आपका हरियाणा मौर्यों के पास भी था, योद्धे भी यहाँ पर थे, कुषाण भी यहाँ पर आए थे, बताए थे ना सारी बातें आपको 2 दिन में। और इसके अलावा फिर आने वाले टाइम में गुप्त भी यहाँ दिखे, हर्ष के तांबे की मुद्राएं आपके सोनीपत में मिली थी। यानी पूरा जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जिसको आती है उसको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले अखंड भारत का सपना देखने वाला चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और मध्यकाल के आक्रमण से पहले जितने भी बड़े बड़े राजघराने हुए उन सब ने हरियाणा में काम किया। और सबसे बेहतर काल, सबसे बेस्ट काल जो एंशियंट इंडिया का था वो गुप्त काल था। तो उनके सिक्के आपके भिवानी मीताथल में मिले हैं। ठीक है, तो सीसवाल गुप्त सब कुछ था यहाँ। सिक्के प्राप्त हुए तो पूछेंगे सबसे पहले, तो आप कहोगे मीताथल में सिक्के मिले गुप्तों के, अंग्रेजों के टाइम में। 1968 यानी आपकी आजादी के बाद, जब हरियाणा बन गया उसके 2 साल बाद, डॉक्टर सूरजभान, कल भी मैंने नाम कई बार लिया था, डॉक्टर सूरजभान इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा मीताथल में विधिवत उत्खनन किया गया। तो मीताथल भिवानी में पंजाब यूनिवर्सिटी में से हेल्प लेके और तरीके से सलीके से, विधिवत मतलब तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ काम किया गया। मीताथल से प्राप्त पुरातात्विक वस्तु, पुराने टाइम की चीजों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मिट्टी के बर्तन जो पकी हुई लाल रंग की ईंट के रंग के हैं। तो मिट्टी के बर्तन मिले पकी हुई, यानी वो टाइट, मतलब पूरे कठोर टाइप के बर्तन थे। तो मीताथल से सीसवाल के भी एग्जाम्पल मिले, मीताथल से हमें हड़प्पा के भी एग्जाम्पल मिले, मीताथल से हमें गुप्तकालीन चीजें भी, यानी पूरा इतिहास मीताथल में है। मीताथल से कुछ सलेटी रंग के बर्तन भी मिले, तो लाल मिट्टी जैसे भी मिले, सलेटी भी मिले। मीताथल से कच्ची ईंट भी मिली, इसका मतलब इनको बर्तन पकाने की भी अकल थी, इनको कच्ची ईंटों की भी समझ थी। यहाँ पे सीसवाल के टाइम के लोग भी थे, यहाँ ये अपने जो है ना मौर्य और ये गुप्त, इनके भी सारी चीजें मिली। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट साइट थी आपका मीताथल, जो कि आपके भिवानी में है। ठीक है, तो सीसवाल पढ़ लिया, हिसार वाला, मीताथल पढ़ लिया। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है राखी गढ़ी। जैसे ही राखी गढ़ी आए तो आपको याद हो हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट है आपके यहाँ, आपका मतलब भारत, पूरे भारत में। तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी या राखी शाहपुर, गढ़ी शाहपुर, ठीक है, हांसी तहसील जिला हिसार का प्रसिद्ध गांव है। राखी गढ़ी एक गांव है, जैसे सीसवाल एक गांव है। 1964 में पहली बार राखी गढ़ी की प्राचीनता की तरफ पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान आकृष्ट हुआ। जैसे 68 में मीताथल में पंजाब यूनिवर्सिटी के सूरजभान जी ने काम किया ना, ऐसे हरियाणा बनने से 2 साल पहले, वो 2 साल बाद, ये 2 साल पहले, तो ध्यान गया कि यार यहाँ कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। राखी गढ़ी से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुओं में बर्तन भांडे, ये तो मिले ही मिले हैं, बर्तन तो मिले ही मिले, के अतिरिक्त चित्रित चूड़ियां और कई प्रकार के मणिये आदि मिले हैं। मणिये, मनके जिसको आप बोलते हैं बीड्स, मोती गोल गोल टाइप के, तो ये सब यहाँ मिला। बर्तन भांडे तो मिले ही मिले, यहाँ चित्रित चूड़ियां मिली जिनके ऊपर डिजाइनिंग कर रखी थी। तो फिर आपका इंटरेस्ट जगा कि यार ये क्या है, किन लोगों के हैं सामान। राखी गढ़ी से प्राप्त बर्तन भांडे प्रायः सलेटी रंग के हैं और लाल भूमि पर काले डिजाइनों से चित्रित हैं। यानी उनको सलेटी रंग का पत्थर ये था बर्तन, उस पर लाल रंग का यूज करके काले डिजाइन बना रखे हैं। हालांकि कुछ बर्तन भांडों पर काले रंग के डिजाइन भी बने हुए हैं, यानी ये लोग मल्टी कलर्स का यूज करते थे, बर्तन भांडों पे चित्रकारी करते थे। ये कहाँ की बात हो रही है आपके राखी गढ़ी की, जो कहाँ पड़ेगा, हिसार में। ठीक है, बनावली, पहले बनावली हिसार में था, लेकिन फतेहाबाद जब अस्तित्व में आया 15 जुलाई 1997 को, तो ये बनावली वाला इलाका फतेहाबाद में गिना जाने लगा। ये हड़प्पा टाइम का है और यहाँ जुते हुए खेत, एक खिलौने जो मिट्टी से बनाया गया था, हल्का खिलौना, वो मिला। यहाँ की नालियों का सिस्टम अच्छा नहीं था। बनावली जो है ना, ये हड़प्पा के टाइम का, और हड़प्पा जाना जाता है अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए, लेकिन अजीब बात है कि ये पिछड़ा हुआ था ड्रेनेज सिस्टम में, वैसे एडवांस था, खेती में बहुत आगे था। यहाँ तरह तरह की जौ की किस्में मिली हमें। तो बनावली अब फतेहाबाद, पहले किसमें था, हिसार में। फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है बनावली। 1965 हरियाणा बनने से पहले पहली बार बनावली की प्राचीनता का पता चला और 1974 में हरियाणा के बाद हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग ने बनावली में विधिवत खुदाई प्रारंभ की। तो अभी आप देख रहे हो 64 में काम हुआ, 68 में काम हुआ, 74 में काम हुआ। RS बिष्ट का बहुत बड़ा नाम है, देश के स्तर पे बनावली जाना जाता है, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे देश में। बनावली के उत्खनन से सीसवाल के लोगों
उनके निवास के तौर तरीकों के विषय में भी जानकारी मिली। इसका मतलब सीसवाल सिर्फ सीसवाल में नहीं थे। सीसवाल सभ्यता हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि सबसे पहले वो सीसवाल में मिले, वरना वो मीताथल, भिवानी और वो फतेहाबाद, वो भी बड़े एरिया में फैले हुए थे। लेकिन नाम सीसवाल, जैसे हड़प्पा है ना, हड़प्पा सिर्फ एक गांव का नाम है पाकिस्तान में, लेकिन हड़प्पा वाले आप देखो आपके गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन हड़प्पा तो सिर्फ एक गांव था। ऐसे ही सीसवाल सिर्फ एक गांव है, लेकिन वो सभ्यता आसपास भी फैली हुई थी। ठीक है, तो ये विधिवत खुदाई, बनावली के उत्खनन से सीसवाल के लोगों का तौर तरीके, खान पान, ये सब पता चला आपको। सीसवालीय लोगों के घर मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, पर कहीं कहीं पक्की ईंट भी प्राप्त हुई हैं। यानी जिस तरह से हड़प्पा के लोग कच्ची और पक्की ईंट का यूज करते थे, ये सीसवाल वाले उनसे पहले थे, ये भी कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का यूज करते थे। तो एडवांस थे ये, उस टाइम के समझदार लोग। सीसवाल के लोग जो थे तांबे और कांसे का प्रयोग करते थे, उनके यहाँ सोने का भी प्रचलन था। तांबा आज से नहीं है, तांबा बहुत पुराने टाइम से है। लोहा बहुत लेट आया, 1000 ईसा पूर्व में लोहा आया, तांबा स्टार्टिंग से था। आप कहते हैं ना कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी हड़प्पा। कांसा किससे बनता है? तांबा प्लस टिन को अगर आप एक अनुपात में मिला दें तो आप कांसा निकाल सकते हैं। कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज और बेहतर है तांबे से और टिन से, क्योंकि तांबा बहुत इजीली पिचक जाता है। अगर आप बर्तन बनाएंगे तो बहुत इजीली उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तांबे में अगर आप टिन मिला लेते हैं, उसको उबाल के गर्म करके, कुछ होता है अनुपात भाई 3:2 में मिलता है, पता नहीं कितने में, उससे फिर बन जाता है कांसा। तो ये कांस्य युगीन नहीं है। ये कह रहे हैं कांसे की समझ नहीं है इनको, ये है कांसे की है, तांबा और कांसा। कांसा मतलब है मेनली कांसा अगर पूछते हैं तो आप इसको हड़प्पा को टिक करते हैं, लेकिन कांसे की उतनी समझ इनको नहीं थी जितनी की लेटर स्टेज में जो बहुत बड़े पैमाने पर कांस्य युगीन कहलाएंगे, वो सीसवाल के बाद वाले कहलाएंगे। सीसवाल उतनी डेवलप नहीं है जितनी की हड़प्पा, लेकिन क्योंकि हरियाणा से संबंधित है इसलिए आप सीसवाल की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। देश में सीसवाल की बात कोई नहीं करता, हड़प्पा की बात करते हैं। और हड़प्पा के लिए ही बेसिकली आप यूज करते हैं ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा इनका उतना नहीं मिला जितना कि हड़प्पा वालों की 1400-1500 साइट्स पे मिला। तांबे के बर्तन मिले इनके, इनके पक्की ईंट की चीजें भी मिली, कच्ची ईंट की चीजें। यानी ये मान लो कि ये कुछ कुछ हड़प्पा जैसे ही थे, लेकिन ये उनसे भी प्राचीन काल में थे। ठीक है, उनके यहाँ सोना तो पहले भी था, हड़प्पा में भी दिखेगा, फिर वैदिक में भी दिखेगा। बालू, बालू कैथल में पड़ता है। किताब में कहीं कहीं गलती से जींद लिख दिया गया, कैथल है बालू, ये भी बहुत पुराने टाइम का है। तो बालू, ये जींद को काट के कैथल कर लेना इसको। कैथल में अवस्थित एक गांव है जो सीसवाल सभ्यता से संबंधित था। तो सीसवाल कहने को तो हिसार में है, लेकिन सीसवाल का एग्जाम्पल आपने बनावली में देखा जो कि फतेहाबाद में है। सीसवाल का एग्जाम्पल आपने मीताथल में देखा जो कि भिवानी में है। अब सीसवाल का एग्जाम्पल आप बालू में देख रहे हैं जो कि कैथल में है। इसका मतलब पूरी टेरिटरी में फैला हुआ था सीसवाल। उनको तांबे की भी समझ थी, कांसा भी आता था, लेकिन मेन वो तांबे का यूज करते थे। कांसा बड़े लेवल पे जाके हड़प्पा वालों ने यूज किया। ठीक है, 78-79 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई खुदाई से बालू के, अब बालू कहाँ है? कैथल में ना, तो कैथल में जो उत्खनन होगा उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मदद लेंगे। जो रोहतक में उत्खनन होगा उसमें रोहतक एमडीयू की मदद लेंगे, और पंजाब यूनिवर्सिटी की मदद से सूरजभान जी ने आसपास की कई बड़ी साइट्स के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई खुदाई से बालू कैथल के उत्खनन से मिट्टी के बर्तन मिले। तो अभी आप देख रहे थे मिट्टी के बर्तन चित्रित भी थी, चूड़ियां मिट्टी के बर्तन भी थे, कहीं काले रंग का यूज किया, कहीं ईंट जैसे लाल रंग का, कहीं मल्टी कलर्स का, तो वही बर्तन मिल रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन मिले जो कि धूसर है, लाल है और पांडु, पांडु मतलब पीले हैं। कुछ बर्तन जार जैसे हैं, जैसे आप रखते हैं ना कुछ सामान, और कुछ जलपात्र जिनमें शायद पानी भर के रखते होंगे, कटोरे और कप आदि हैं। तो इन सबसे इनके लाइफस्टाइल का अंदाजा लगता है कि ये लोग उस टाइम पे तरह तरह के बर्तन बनाते होंगे। मीताथल में भी आपको बर्तन मिले, आपने देखा सीसवाल के बर्तन सीसवाल में भी थे, अब बालू में भी आप वही चीज देख रहे हैं, तो बनावली में भी आपने वही देखा। इसका मतलब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के आसपास सीसवाल कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कि आपने बर्तन देखे, चूड़ियां देखी, इनके जो पक्की और कच्ची ईंट के सामान भी देखे। ठीक है, बालू, बालू मतलब कैथल से प्राप्त अधिकतर बर्तन चित्रित हैं, जिन पर चौड़े काले पट्टों से या खड़ी, तिरछी और सर्पाकार रेखाओं की आकृति, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, सर्पाकार, कहीं खड़ी कहीं तिरछी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कुछ डिजाइन बना रखे हैं। जैसे बर्तन बनाया, बर्तन बना के उसको पकाया, फिर उस पर कोई कलाकारी कर दी। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिले हैं? सीसवाल से जुड़े हुए आसपास की पूरी बेल्ट में।
ठीक है। बालू यानी कैथल से प्राप्त बर्तनों के अलावा मिट्टी की चूड़ियां मिली, खिलौने मिले, चक्राम, मनके, यानी इनके उस टाइम के बहुत सारे सामान आपको मिले सीसवाल के। सीसवाल हड़प्पा से ज्यादा पुराना है। सीसवाल को ज्यादा यूज करना आता था तांबा, कांसे का उन्होंने कम प्रयोग किया, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता में पहली प्रायोरिटी पर आप जाएंगे हड़प्पा। लेकिन अगर पूछेंगे क्या कांसे की समझ थी, तो आप कहेंगे हाँ समझ थी। वैसे आपको जो चीजें मिली वो मिट्टी के बर्तन ज्यादा मिले हैं। उस पर उन्होंने उसको पका के और उस पर काला, सलेटी, सफेद और पांडु पीले रंग का इस्तेमाल किया। कहीं खड़ी रेखाएं, कहीं तिरछी रेखाएं, कहीं सर्पाकार आकृतियां बनाई। ठीक है। इसके बाद है सीसवाल संस्कृति की विशेषताएं, जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, या आपने कल भी सुना। क्या विशेषताएं समझ में आती हैं? ये कुछ तो रहे होंगे जो आज इनको पढ़ाया जा रहा है। ये उस टाइम के एडवांस थे। इनको कांसे का यूज करना आता था, तांबे का यूज करना आता था, सोने से ये परिचित थे। ये बर्तन जो है कच्ची मिट्टी के बना के पकाते थे, ये पक्की ईंट बनाते थे, ये कृषि आधारित व्यवस्था थी। तो इन सबसे लगता है कि एडवांस्ड रहे होंगे। उसी की विशेषताएं देखो। सीस वाली ये संस्कृति कृषि प्रधान थी, खेती करते होंगे। इस मिट्टी में जो है वो तो खेती करेगा ही करेगा। ये परवर्ती, परवर्ती मतलब इससे पहले की, जो सीसवाल से भी पुरानी थी, उन संस्कृतियों की तुलना में बहुत उन्नत थी। तुम्हें कैसे पता उन्नत थी? क्योंकि तुमने देखा कि इनके पास तो तांबा था, कांसा था, सोना था, मनके थे, ये बर्तन बना के पकाते थे, उस पर कलाकारियां करते थे। तो इतना वो करेगा ना जिसके पास लेजर टाइम होगा, जो खेती भी करता है और एडवांस्ड भी है। तो इसका मतलब ये उन्नत व्यवस्था थी इनकी। ठीक है, उन्नत थे। पशुओं का विधिवत पालन भी इसी काल में शुरू हुआ। आपने देखा है कि पशु पालना हमारे यहाँ आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन किसी संस्कृति के टाइम में पशुपालन नंबर 1 था, किसी के टाइम में खेती नंबर 1 थी। जैसे हड़प्पा के टाइम में पशुपालन नंबर 1 नहीं था, लेकिन पशुपालन था। जो वैदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में, उसमें नंबर 1 व्यवसाय था पशुपालना। वो सारा उनका ध्यान ही पशुपालन पर था। खेती उनके लिए सेकेंडरी थी, पेट भरने लायक खेती कर लो, लेकिन पशुपालना उनके लिए कंपलसरी था। और इसलिए आपने सुना था कि वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे। गवेषणा, गायों की खोज में वो पूरे के पूरे कबीले एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये लगा लो कि कई सैकड़ों लोग प्रस्थान किया करते थे, सिर्फ गाय, भेड़ और बकरी, जिसको अजा भी कहा जाता था, उनके लिए। तो ये लोग जो लोग थे ना, ये खेती की इंपॉर्टेंस भी जान गए, पशुपालन भी इनको आता था, ये सीसवाल वालों को। तो क्या कहना है, विधिवत पालन भी इसी काल में शुरू हुआ जानवरों का। ये क्या क्या पालते हैं देखना, गाय, बैल, गाय तो बहुत पुराने टाइम से है, बकरी, कुत्ता, सुअर, ये पालतू पशुओं में मुख्य थे। आज भी आप देखो यही पालतू पशु हैं मेनली। फिर क्या कहते हैं, सीस वाली संस्कृति के समय दूध का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। अब जब गाय पाल रहे हैं तो कॉमन सेंस है, बकरी पाल रहे हैं तो दूध का प्रचलन होगा ही होगा। फिर ये दूध ज्यादा फेमस जाके हो जाएगा आर्य सभ्यता में, क्योंकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ पशुपालन होगा और खेती वो सेकेंडरी रखेंगे। इसीलिए यव या जौ से बनी खीर, क्षीर आपके वेदों में भी वर्णित है। तो दूध और जौ डाल के दूध में जो ये बनाते थे व्यंजन, उसको क्षीर या खीर का नाम दिया गया। तब चावल की खीर नहीं बनती थी, चावल तब कम था, जौ ज्यादा था। ठीक है, तो ये पालतू पशु हैं तो कॉमन सेंस है कि दूध की इंपॉर्टेंस होगी। कृषक संस्कृति, कृषक संस्कृति है तो अब ये देखो, कृषक संस्कृति है तो जानवरों की खाल का भी यूज करेंगे, ये कपड़े भी बनाएंगे, ये कपास भी पैदा करेंगे। तो कृषक संस्कृति के ये प्रतिनिधि खाल, ऊन और रुई के वस्त्र आदि बनाने की कला से परिचित हो गए थे। अब जो खेती भी करेगा, जो जानवर भी पालेगा, तो जानवर के शरीर से, बकरी है तो बकरी की भी अलग अलग प्रजाति हैं, जैसे पश्मीना है तो उस बकरी की जो पश्मीना, जो उसके बाल, जो उसकी स्किन हटाते हैं, उससे तो वूल ही तो बनता है। तो इनको ये सब चीजें आ गई, परिचित अपने आप हो गए। इस टाइम पे ना लोग शादी ब्याह करेंगे और फिर परिवार बनेंगे, जैसे समूह बनने शुरू होंगे। आदि मानव समूह नहीं था। आदि मानव क्या था, कहीं 2 इकट्ठे हैं, फिर कहीं दूर तक कोई नहीं है, फिर कहीं 2-3 इकट्ठे हैं। लेकिन इस टाइम में शादी ब्याह, परिवार, समाज, ये सब दिखने लग गया। तभी तो सभ्यता संस्कृति पनपेगी। गिरोह, गिरोह मतलब नेगेटिव नहीं, एक गैंग जिसमें कि 10-20 आदमी एक जैसे हों। परिवार और अन्य कई सामाजिक संस्थान इस युग में प्रचलित हो गए। विवाह का भी शायद प्रचलन हो गया था। विवाह सदा से नहीं थे, शादियां शुरू से नहीं थी। पहले आदि मानव के काल में कौन शादी ब्याह करता था? उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज से, ना समाज से, ना कोई वैल्यूज, ना उनकी कोई जबान थी। उनको तो पत्थर ढूंढ के जानवर मारना था, खाना था, अपना काम चलाना था। लेकिन अब इनकी संस्कृति है, अब ये आभूषण बनाते हैं, ये कपड़े बनाते हैं, ये खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। तो ऐसे में फिर इनको परिवार की जरूरत महसूस होगी ना, क्योंकि एक काम सारा आदमी तो नहीं कर पाएगा कि सारा ही काम एक ही आदमी कर ले। तो इसलिए अब ये गिरोह बनाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखेंगे, फिर ये शादी ब्याह करेंगे,
करेंगे, फिर इनके घर परिवार बनेंगे, तभी तो संस्कृति सभ्यता पनपेगी। सभ्यता का मतलब ही होता है जहाँ परिवार हो, घर हो, समाज हो, लोग बाग इकट्ठे रहते हो, वरना तो आदि मानव ही रहता। तो यहाँ शायद शादी ब्याह प्रचलित हो गए थे। संभवतः शायद आइडिया है इस काल में धर्म की नींव भी पड़ गई थी और ईश्वर और देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। मतलब थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से, भाई कोई मूर्ति टाइप बना के, ऐसा सच नहीं बहुत भारी भरकम, लेकिन पूजा करने के लिए 2 ईंट लगा ली, तो इस तरह की चीजें। रूसी विद्वान है कोई VY गनकोव्स्की, इनके अनुसार सीस वाली संस्कृति के प्रतिनिधि नीग्रो ऑस्ट्रेलॉयड की मुख्य जाति से संबंधित थे। अब ये जो लोग आपके यहाँ है ना, आप सोचते हैं ये ओरिजिनली हमारे हैं, लेकिन विदेशी इतिहासकारों ने प्रूव किया कि ये विदेशों से आए थे। पता नहीं कब कहाँ पुरानी सदियों में आदि मानव चलता 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 जंगल क्रॉस करता 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 कहीं कहीं जाके महाद्वीपों में बस गया। तो अब तुम्हें कैसे पता कि ये बाहर के थे? क्योंकि इनके माथे की बनावट, इनकी नाक की बनावट, इनके बालों का तरीका, इनका जो डील डॉल है, उसको जब ये भाई अब ये तो मर गए, कहीं इनके कब्र ये मिले जब अस्थि कंकाल, तो उनसे आइडिया लगाया कि इस तरह के लोग तो उस वाले कॉन्टिनेंट में ज्यादा थे। तो कभी ऐसे ही चलते 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 इंसान जो है कहीं से कहीं पहुंचा होगा, क्योंकि एक ऐसा दौर भी तो था ना जब सारी धरती इकट्ठी थी, पानी एक हिस्सा था और धरती एक हिस्सा। पेंजिया पेंथालासिया, आपने अगर वेगनर का सिद्धांत पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो ये आपको पता होगा। चलिए देखें, तो ये कहते हैं कि नीग्रो ऑस्ट्रेलियाड यानी अफ्रीकी, नीग्रो तो अफ्रीकी जनजाति है ना, इनकी मुख्य जाति, उनके जैसा लुक था हमारा। इनका कद कैसा था देखना, छोटा, रंग काला, बाल घने और घुंघराले और नाक चौड़ी थी। तो कहते हैं कि नीग्रो से आप लोग जो है मैच करते थे, जो उस टाइम के हमारे कहाँ रहते थे, हरियाणा के लोग। ऐसा नहीं कि प्रॉपर वही, लेकिन उनकी प्रजाति आपके यहाँ भी थी। ठीक है। हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। अब हड़प्पा वाले कौन है? सीसवाल के बाद आए हैं। ये एक नगरीय और कांस्य युगीन, देखो इसके नाम के आगे क्या आया, उसके नाम के आगे कांस्य युगीन नहीं लिखा। आपने कहा वो तांबा भी यूज करते थे और वो कांसा भी बनाते थे, लेकिन वो कांस्य युगीन सभ्यता का उतना बेहतर परिचय नहीं दे पाए जितना कि हड़प्पा वालों ने दिया। ये बाद में आए, ये ज्यादा एडवांस्ड हैं, ये स्थायी घर बनाएंगे। उन लोगों ने क्या किया था, पशुपालन उनका मेन था ना, खेती भी करते थे, पशु भी पालते थे। इनका मेन होगा व्यापार और खेती, तो ये पशुपालन को सेकेंडरी रखेंगे। तो हड़प्पा जो संस्कृति है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा की लिपि भी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा मतलब सीसवाल के बाद वाले। हरियाणा में सबसे पहले आने वाले सैंधव लोगों के अवशेष 2 जगह मिले, एक सरस्वती नदी घाटी में और एक दृष्टवती नदी घाटी। जब भी प्राचीन की बात करेंगे तो 2 ही नदियां आपकी मेन हैं, सरस्वती और दृष्टवती, और जब नवीन की बात करेंगे तो आप घग्गर और यमुना और साहिबी का नाम लोगे। ठीक है। हरियाणा में उत्तर सैंधव सभ्यता के साक्ष्य 2 स्थानों से मिले। अब उत्तर मतलब बाद में, तो कौन सी नदी आएगी, यमुना और साहिबी नदी घाटी। तो जब उत्तर की बात करें तो मॉडर्न नदियां बता देना, जब पूर्व की बात करें तो पुरानी नदियां बता देना। 4 नदियां आपकी मेन है। यहाँ से ऐसी मुद्राएं प्राप्त हुई जिन पर हिरण का, दरियाई घोड़े का और बकरे का चित्र अंकित है। कुछ विद्वानों के अनुसार सैंधववासी ऑस्ट्रेलॉयड, या ये हविड को द्रविड़ कर लेना, द्रविड़ थे। कुछ कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलॉयड, जैसे वो कौन थे, वो नीग्रो थे, पढ़ा ना भी हमने नीग्रो, तो उनका कद छोटा, बाल घुंघराले, बहुत चौड़ी नाक और इस तरह का लुक था। अब ये क्या कह रहे हैं, ये लोग नीग्रो नहीं है, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलॉयड और द्रविड़, हविड को द्रविड़ कर लेना। पर RC मजूमदार जो कि बहुत बड़े माने जाते हैं, वो कहते हैं ये आर्य थे। ये जो हड़प्पा वाले हैं ना, ये भी आर्य ही थे। ऐसा कौन कहते हैं, मजूमदार जी। ये बैल से परिचित थे, अभी पीछे भी हम पढ़ रहे थे ना, बैल, गाय से, बकरी से, भेड़ से, गधे से, भैंस, इन सब से परिचित थे, इनको पालते थे। पर घोड़े के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो आप जानते हैं घोड़े का एक जगह कंकाल मिला, एक जगह घोड़े का जबड़ा मिला। तो आइडिया है कि शायद घोड़े से परिचित होंगे, पर घोड़ा उतना कॉमन नहीं था कि 1500 साइट्स पे घोड़ा मिला, लेकिन बकरी हर साइट पे मिल गई, गाय हर साइट पर मिल गई। इससे आपने अंदाजा लगाया कि शायद घोड़े से सब लोग परिचित नहीं थे। हाँ, बकरी, गाय, बैल, इससे सब लोग परिचित थे। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि शायद, तो ये कह रहे हैं परंतु कोई कंफर्मेशन नहीं है। हरियाणा के सिंधुवासी जो ये हड़प्पा वाले हैं, भूत प्रेत प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रखते थे और इसीलिए ये मातृ देवी की पूजा करते थे। ये पशुपतिनाथ शिव लिंग की पूजा करते थे, क्योंकि ये मानते थे, पेड़ों की भी पूजा करते थे, जानवरों की भी पूजा करते थे। तो इनका विश्वास था, टोना टोटका, भूत प्रेत और ये दैवीय शक्तियां, इन सब में मानते थे।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में प्राचीन सरस्वती नदी घाटी में स्थित बनावली, बनावली हड़प्पा वाली साइट, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इस स्थल की खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की, बहुत बड़ा नाम। यहाँ से एक विचित्र पशु मिला बनावली में। एक तो खेती का काम मिला, एक हल का मिट्टी का खिलौना मिला, और यहाँ पर एक जानवर मिला, विचित्र जानवर। क्यों विचित्र? उसकी बॉडी देखने में तो है शेर जैसी, लेकिन उसके जो सींग बना रखे हैं ना, वो भैंसे या बैल जैसे बना रखे हैं। यानी वो ना तो प्रॉपर शेर है और ना ही प्रॉपर गाय या बैल है। तो ये विचित्र जानवर कहाँ से मिला? बनावली से। ठीक है, ये बार बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से एक विचित्र पशु की मुद्रा, जिसका धड़ सिंह जैसा है शरीर और सींग बैल की तरह, मिट्टी का खिलौना, मैंने आपको बताया हल, ये रहा देखो हल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में फोटो बना के दिखा रखा है कि यहाँ मिला था ये। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले। यहाँ जौ, जौ जो कि सिंधु काल में सबसे इंपॉर्टेंट खाने का खाद्यान्न था, जौ और गेहूं, नंबर 1 जौ। तो उसके साक्ष्य वैसे तो हर जगह मिले, लेकिन जौ की विभिन्न किस्में आपके यहाँ बनावली में, बेस्ट क्वालिटी का जौ मिला हरियाणा के बनावली में, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी ना हमारी। तो जौ के साक्ष्य, मातृदेवी की 2 मृण मूर्तियों के साक्ष्य। मातृदेवी यानी मातृ सत्तात्मक शायद रहे होंगे, माओ की इंपॉर्टेंस होगी तो मातृदेवी की पूजा करते होंगे। हल्के साक्ष्य, मिट्टी से बना खिलौना हल्का, जुते हुए खेत, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, 1974 में पुरातात्विक अन्वेषण से ये पता चलता है, अन्वेषण मतलब खोज, कि लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बनावली विकसित नगर था, जो कि सैंधव सभ्यता की शतरंज के बिसात के नमूनों की तरह सुनिश्चित योजना के अनुसार बसाया गया था। अगर आपने हिस्ट्री की मेरी क्लासेस देखी हैं तो मैंने बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में हड़प्पा में बताया था कि कैसे शहर पूरे का पूरा ऐसे समकोण पर काटती थी सड़कें, और मुख्य द्वार जो है घर के, वो कभी गली में नहीं, इसमें सड़क पे नहीं खुलते थे, गली में खुलते थे। और अगर आपको पिक्चर याद हो, मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई थी, तो उसमें पूरे का पूरा शतरंज की बिसात लगती थी। जैसे खाने जो होते हैं ना शतरंज में, आपने चेस बोर्ड देखा हो, ऐसा ही सेम देखने में लगता था। इतने सुंदर सिस्टमैटिक बने हुए घर थे। तो वही कह रहे हैं कि वो हमारे यहाँ बनावली में भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। बनावली से क्या प्राप्त हुआ? सोना, तांबा, इनके टुकड़े मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि सैंधव लोगों को इन धातुओं के विषय में जानकारी थी। सैंधव तो बहुत एडवांस थे, इनको तो सोना भी, तांबा भी, टिन भी, कांसा भी, सब कुछ पता था इनको, चांदी भी, सब कुछ। ये तो इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे, तो बहुत एडवांस थे ये लोग। बनावली से प्राप्त सैंधव सभ्यता से संबंध मुद्रांक पर जंगली बकरी, दरियाई घोड़े, घोड़े का कंफर्मेशन नहीं है, और अन्य कई प्रकार के पशुओं के चिन्ह हैं। एक मुद्रांक पर एक विचित्र प्राणी, मैंने क्या बताया, शरीर शेर का और जो सींग है वो बैल जैसे, तो विचित्र प्राणी बनावली से मिला। विचित्र प्राणी की आकृति अंकित है, उसका शरीर शेर का है और सींग बैल का है। उस पर कुछ लेख भी है जो कि अनबूझ पहेली है, क्योंकि आपको पढ़नी नहीं आई, आद्य ऐतिहासिक तो आपको पढ़ना नहीं आता ना। बनावली फतेहाबाद, बनावली फतेहाबाद, जहाँ की वो साक्ष्य मिले जौ के और वो हल वगैरह से, सैंधव सभ्यता कालीन एक घर से अधजले जौ का एक ढेर भी मिला है। जौ का एक ढेर जो कि आधा जल चुका था, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। घरों से कई पशुओं की हड्डियां भी मिली। इसका मतलब ये घर में पशुओं को मांस के रूप में खाते होंगे। भाई घर में पशु की हड्डी कहाँ से आई? इसका मतलब भक्षण करते होंगे, तो मांसाहारी होने का साक्ष्य है। तो कई पशुओं की हड्डियां भी मिली, जिनसे विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ लोग मांस भक्षण करते थे। तो बनावली में या हड़प्पा काल में लोग शाकाहारी भी थे, वो जौ और गेहूं की रोटियां भी खाते थे, और वो मांसाहारी भी थे, क्योंकि घर के अंदर किचन जहां हुआ करता होगा, कमरे जहां थे, वहां मछलियों की हड्डियां मिली, वहां कई बकरियों की हड्डियां मिली, भेड़ की हड्डी। तो इससे आइडिया लगाया कि शायद ये लोग जानवर का भक्षण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बनावली से मिले मुद्रांक और अन्य कई वस्तुओं पर सैंधव लिपि अंकित है। क्या आपको पढ़नी आई? हमें नहीं आई। चित्राक्षर लिपि, हमने आइडिया लगाया कि यू जैसा आकार है और मछली का आकार है, हमें नहीं पढ़नी आती। एक बार लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, एक बार राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इनका तरीका बस समझ में आता है। ठीक है, ये चित्र लिपि है, इसमें चित्र बने हुए हैं, मछली और यू के चित्र ज्यादा, परंतु इसका झुकाव वर्णात्मक लिपि यानी वर्ण बनने जैसी स्टेज से पहले के हैं, की और आरंभ हो गया प्रतीत होता है। चित्र ऐसा नहीं कि गाय भैंस के चित्र हैं, वो चित्र अगर आप छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यू लिखते हैं ना, यू ऐसा यू, फिर उसके ऊपर 2 लाइन लगा दी, कहीं टेढ़ा यू लगा दिया 2 लाइन, फिर कहीं सीधा यू, उसके ऊपर 2 बिंदु। मतलब ऐसा लग रहा था कि चित्र हैं, लेकिन अब ये वर्ण बनने की स्टेज से पहले की लिपि है। आपको आज तक पढ़नी नहीं आती, आपको नहीं पता उस यू का मतलब क्या था। मछली का आकार मिला, कहते हैं 64 इनके मूल चिन्ह थे, बाकी सब इन्होंने 250 400 कहीं कहीं लिखा है, बना रखे थे अक्षर। ठीक है, जैसे आपके 26 है ना अल्फाबेट, ऐसे इनके थे।
ठीक है। 1968 में मीताथल, मी मतलब भिवानी वाला, की खुदाई से सैंधव सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिले। इसी मीताथल से सीसवाल के अवशेष मिले थे, इसी मीताथल से सैंधव, यानी मीताथल में दोनों सभ्यताएं थी। मीताथल के उत्खनन से सिंधु सभ्यता कालीन बर्तन भांडे, ये तो मिल ही रहे हैं हर सभ्यता के, पुरुषों और स्त्रियों के कई किस्म के जेवर, जैसे मैंने बताया ना, चूड़ियां, सोने के कंगन, इनकी कोई गले में पहनने की माला, मनकों से बनी हुई, ये सब चीजें मिली। बच्चों के खिलौने मिले, एग्जाम्पल बनावली का वो हल्का खिलौना है। और इसके अलावा पत्थर, मिट्टी और तांबे आदि के उपकरण और तौल के बाट बट्टे भी प्राप्त हुए। तौल के बाट बट्टों का ये क्या करते होंगे, अभी मैंने कहा ये इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, व्यापार करते, तो व्यापार में तो तौल के तो चीज दी जाएगी, ये नेशनल व्यापार भी था और इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे, इसलिए तौल, बट्टे और बंदरगाह ये सब मिला इस काल में। दृश्यवती नदी, तो आपकी प्राचीन नदी के किनारे थानेसर के निकट अवस्थित एक छोटा सा गांव दौलतपुर है। कल परसों मैंने बताया था मिर्जापुर, दौलतपुर, भगवानपुर, ये सब कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। दौलतपुर है जहां 1968, 69, 69, 70 में और बाद में 76, 77, 77, 78 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, अब कुरुक्षेत्र में है तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की हेल्प लेंगे, के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाइयों में सैंधव सभ्यता से संबद्ध काफी अवशेष मिले हैं। यानी पूरे हरियाणा में सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले, चाहे दृश्यवती नदी की बात कर ले या आपके हिसार की, मीताथल भिवानी की या सिरसा तक की बेल्ट की। ठीक है। दौलतपुर कहाँ है, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। एक आधी किताब में हिसार लिखा है, वो हिसार काट के ठीक कर लेना, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में से प्राप्त ये अवशेष सैंधव सभ्यता के तीसरे चरण से संबंधित है। दौलतपुर से कुछ ऐसे संकेत मिले कि ये नगर भी शतरंज के बिसात की पद्धति पर, तो बहुत सिस्टमैटिक प्लान्ड तरीके से बसाए गए शहर थे पूरे हड़प्पा में, जिसमें से अभी आप एग्जाम्पल देख रहे थे बनावली का, अब आप बात कर रहे हैं दौलतपुर की। ठीक है, तो वही पद्धति पर पूछ लेंगे, शतरंज की बिसात पर तो बनावली टिक करना। दौलतपुर से सैंधव सभ्यता से संबंधित बर्तन भांडे हर जगह मिले, ये मणिये मिले, वो मोती मोती टाइप, चूड़ियां मिली और खिलौने आदि भी प्राप्त हुए। तो सेम चीजें तो आपको बनावली से मिली थी, सेम चीजें। नेक्स्ट कहते हैं सीसवाल की खुदाई से भी सैंधव सभ्यता से संबंधित कुछ उपकरण मिले हैं। तो इसका मतलब सीसवाल में पहले सीसवालीन सभ्यता थी और फिर वहीं पे हड़प्पा सभ्यता भी डेवलप हुई। ठीक है। 1975-76 में भारतीय, अब देश काम करेगा आपके यहाँ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा भगवानपुर, कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर, की खुदाई से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले। ये देश ने खुदाई की। कभी आप हरियाणा की खुदाई देख रहे हैं, हरियाणा पुरातत्व विभाग, कभी आप देख रहे हैं केयू ने मदद की, कभी आपने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी ने मदद की, यानी सब मिलजुल के प्राचीन इतिहास को जानने का, खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। भगवानपुर की खुदाई से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि सैंधवों और आर्यों का एक स्तर पर एक ही बस्ती में साथ साथ रहना, ये हमें कहीं और नहीं मिला। ये सिर्फ हरियाणा के भगवानपुर में आपको दिखाई दिया, जहाँ नाम में देखो ना, जहाँ भगवान बसते हैं, कि वहां आपको सैंधव सभ्यता भी मिली और वहां आपको आर्य भी मिले। वैसे हम ये मानते हैं कि आर्यों के आगमन के साथ साथ सिंधु खत्म हो गया, सिंधु सभ्यता, लेकिन हमारे भगवानपुर में, जो कि आपके कुरुक्षेत्र में है, यहाँ आर्यों की सभ्यता के भी साक्ष्य है पैरेलल में और उनके भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवानपुर कुरुक्षेत्र की खुदाई से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि सैंधव और आर्यों का एक स्तर पर एक ही बस्ती में साथ साथ रहना, जो कहीं और नहीं है, आपके सिर्फ भगवानपुर में है। 2016, अभी 4-5 साल पहले, भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव से प्राप्त अवशेषों से औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र होने के प्रमाण मिले हैं। यानी आपके भिवानी में और उद्योग धंधे भी थे उस टाइम पर, हड़प्पा काल में, तो औद्योगिक होने के प्रमाण मिले हैं। भारत में हड़प्पा के पाकिस्तान में चले जाने के बाद, हड़प्पा एक गांव है ना, अब तो पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है। तो पूछे हरियाणा में भारत का सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप कहेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हिसार में। फतेहाबाद हिसार पहले एक हुआ करता था, फिर चेंज होके कुछ चीजें बदली हैं। तो सीसवाल याद करना है, मीताथल याद करना है, बालू याद करना है, राखीगढ़ी याद करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बनावली याद करना है, 5-6 जो आपको पता होने ही चाहिए। इन सब में चूड़ियां मिली, मनके मिले, बर्तन भांडे मिले, जिनपे चित्रकारी, कलाकारी से आपने अंदाजा लगाया कि ये किस काल के रहे होंगे। सीसवाल की सभ्यता जहां जहां मिली है, वहां बाद में हड़प्पा वाले भी मिले हैं। अगर कांस्य युगीन सभ्यता में एक चुन्नी पड़े तो आप टिक करेंगे हड़प्पा या सैंधव सभ्यता, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज सीसवाल वालों को भी थी। सीसवाल वाले सिमटे हुए थे, हड़प्पा वाले
फैले हुए थे। हड़प्पा तो पूरे हरियाणा में, पंजाब में, आपके 7 राज्यों में और पाकिस्तान के 3 प्रांतों में और 2 इलाके अफगानिस्तान के कवर करके 1500 लगभग साइट्स थी। जबकि सीसवाल को देश नहीं बात करता, सीसवाल सिर्फ आप बात करते हैं। ऐसा कौन सा इलाका है जहां आर्यों की सभ्यता के भी साक्ष्य है पैरेलल में, और इनके हड़प्पा वालों के भी? तो भगवानपुर। कहाँ मिलेगा? ये आपके कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो जो चीजें बार बार लिखी है ना मैंने, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको आसान लगने लगे। सेम बातें हैं, कुछ अलग नहीं है। अब मैं इसको पढ़ती हूँ, आपको देखना सब आता है। मीताथल 1968 भिवानी, मी भी। खुदाई का श्रेय डॉक्टर सूरज भान। चौपड़ बिसात के नमूने तांबे की कुल्हाड़ी, तो चौपड़ जैसा बसा हुआ था ना ये भी। बनावली फतेहाबाद, सब कुछ पढ़ लिया तुमने। सरस्वती नदी के किनारे खोज RS बिष्ट ने 73-77 के बीच मिट्टी का बना हल, जो कि वो खिलौना था, और जौ के बेस्ट साक्ष्य मिले हैं नगर शतरंज के आकार पर। तो सेम बात लिख रहे हैं। बनावली से प्राप्त अन्य पुरावशेष, और क्या मिला यहाँ? जुते हुए खेत, वो आधे जले हुए जौ भी मिले थे ना यहीं पर, तो जुता हुआ खेत मिला। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले, इसका मतलब खेती यहाँ बहुत बढ़िया थी। मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली सिर्फ यहाँ। अग्नि देवियों आदि के साक्ष्य मिले। यहाँ से एक मुद्रा मिली, वो विचित्र जानवर वाली, जिस पर विचित्र पशु अंकित है, जिसका धड़ सिंह की तरह है और सींग बैल की तरह। अब इतनी देर से सुनते सुनते तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए कि क्या कुछ मिला है आपके मीताथल भिवानी में या राखीगढ़ी में या सीसवाल में। नेक्स्ट है कुणाल। कुणाल फतेहाबाद में है, एक साइट का नाम है। कुणाल वैसे लड़के का नाम भी लगता है। रतिया फतेहाबाद का इलाका है, रानिया सिरसा का, ये याद रखने हैं आपको। तो रतिया में पड़ता है या फतेहाबाद में पड़ता है कुणाल। फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सोने चांदी के गहने मिले कुणाल में। एक शाही कहते हैं, 2 मुकुट मिले, कोई बहुत पुराने टाइम के, बहुत शाही, जिनमें की बहुत सारे जड़ाऊ काम थे। तो शाही मुकुट पूछेंगे एग्जाम में कहाँ मिला, तो आपको टिक करना है कुणाल। कहाँ है कुणाल? रतिया फतेहाबाद में। जैसे अभी पढ़ा ना सोने की चूड़ियां और ये सब, ऐसे ही सेम। ठीक है, तो सोने चांदी के गहने, यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। खुदाई के दौरान 2 शाही मुकुट, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 शाही मुकुट किस स्थान पर मिले हरियाणा में? तो आप कहेंगे कुणाल में। कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद के रतिया में। इसकी खोज S खत्री और M आचार्य ने की। उल्टे आकार के बाणाग्र भी मिले हैं। तो मेन चीज है शाही मुकुट, और ये कहाँ पर है? कुणाल आपके फतेहाबाद के रतिया में। भिरडाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट साइट है ये भिरडाना। ये फतेहाबाद में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई LS राव ने 2003-4 में की, और यहाँ से जो सामान मिला ना, उसके बेसिस पर आप कहते हैं कि इंडिया में ओल्डेस्ट साइट अगर कोई है सिंधु सभ्यता की, तो वो भिरडाना है। ये पेपर में आ चुका, इंपॉर्टेंट है ये। सीसवाल इससे भी पुराना है, लेकिन सैंधव सभ्यता में ओल्डेस्ट कहेंगे तो आप कहेंगे भिरडाना। भिरडाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ है ये? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में ही सरस्वती है, देखो यहाँ भी आया था फतेहाबाद में सरस्वती। आज तो है ही नहीं सरस्वती, लेकिन भिरडाना ओल्डेस्ट साइट है फतेहाबाद में। राखीगढ़ी हिसार में है ना राखीगढ़ी, और सबसे बड़ी साइट है इंडिया में। तो सबसे बड़ी साइट पूछेंगे तो राखीगढ़ी, ओल्डेस्ट कहेंगे तो भिरडाना। भिरडाना कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद में। और ये राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा? हिसार में। बालू कहाँ पड़ेगा? कैथल में। कुणाल कहाँ पड़ेगा? रतिया फतेहाबाद। बार बार सुनने और पढ़ने पड़ेंगे तब याद होंगे। क्या कहते हैं राखीगढ़ी में? हिसार जिले में दृष्टवती नदी और चेतांग नदी के किनारे पर स्थित है। पीछे भी पढ़ा है सेम बात। भारत का सबसे विशाल टीला है। तो इंडिया में सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी, हिसार में है, और सबसे ओल्डेस्ट साइट है भिरडाना। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। इसकी खुदाई डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने करवाई थी राखीगढ़ी की। यहाँ गेहूं मिला और चावल भी मिला। आप गेहूं जौ पढ़ रहे थे, चावल वैसे लोथल में भी मिला था, लेकिन आपके यहाँ भी चावल मिला है। आपके यहाँ चावल कहाँ मिला है? राखीगढ़ी में, जो सबसे बड़ी साइट है। अब बड़ी है तो जौ भी मिल गया, गेहूं भी मिल गया और चावल भी मिल गया। ठीक है, यहाँ मृतकों को लंबे गड्ढे में, जैसे डेड बॉडीज मिली, वो मिली ना कंकाल, तो लंबा गड्ढा, एक तो होता है गहरा गड्ढा, एक होता है लंबा, तो लंबा गड्ढा खोदते थे, उसमें यहाँ पे शरीर को दफनाते थे। तो मृतकों को लंबे गड्ढे में दफनाया जाता था और इनके साथ कुछ सामान भी मिलता था। इसका मतलब शायद ये पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे और ऐसा मानते होंगे कि मरने के बाद आत्मा लौट के आएगी, अपना सामान ढूंढेगी और अपना शरीर ढूंढेगी। तो उसको बहुत लंबे से गड्ढे में आदमी को मरने के बाद दफना देते, और उसके साथ उसके फेवरेट बर्तन, कपड़े, जो उसका फेवरेट था वो भी दफना देते कि भाई यहीं पे, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते। वो कंकाल मिले हैं। ठीक है, यहाँ ईंटों के अन्नागारों के भी अवशेष मिले हैं। अब राखीगढ़ी बड़ा साइट है तो सब कुछ मिलेगा, तो ईंटों से बने अन्नागार मिले। राखीगढ़ी से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? मानव की खोपड़ी मिली। राखीगढ़ी बड़ी साइट है ना, तो यहाँ गेहूं, चावल, जौ मिले, यहाँ अन्नागार मिला, मिट्टी इसका ईंट वाला, यहाँ मानव की खोपड़ी, क्योंकि बड़ी साइट में सब कुछ मिल जाएगा। चित्रित मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, बर्तन भांडे, तो मिट्टी के बर्तन मिले। शवादान के साथ कीमती सामान मिला, क्योंकि शायद पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, तो जहाँ
जहां वो लंबे लंबे गड्ढे खोद के शव दफनाए वहीं कीमती सामान दफना दिया। टेराकोटा का उद्योग भी, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को बोलते थे टेराकोटा। इसका टेरिकोट एक कपड़ा भी होता है, वो नहीं, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी, ये भी उद्योग था। तो उसकी चीजें बिकती होंगी उस टाइम पर। बालू, बालू क्या बताया, कैथल में है। ये कैथल में स्थित है, जिसकी खोज 77 में डॉक्टर सूरज भान और डॉक्टर जिम ले ने की थी। सूरज भान का बहुत बड़ा योगदान है हमारे यहाँ पर। भगवानपुर, भगवान में इकट्ठे थे ना दोनों पैरेलल, कौन कौन, सिंधु घाटी की सभ्यता भी और जो अपने आर्य हैं ये भी, जो कि उनके बाद आए थे। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे पर है, यहाँ से कांच और तांबे की चूड़ियां, कांच और तांबा, तांबे की चूड़ियां, ये पूछ लेंगे कांच की चूड़ियां और तांबे की चूड़ियां कहाँ मिली, तो आप कहोगे भगवानपुर में। इसकी खुदाई इंडियन आर्कियोलॉजिकल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई। और क्या खास बात थी कि इसमें दोनों पैरेलल मिली, सिर्फ यहाँ पर, कौन कौन, सिंधु घाटी वाले भी और आर्य भी। अब छोटे आ गए, गिरावड़, गिरावड़ रोहतक में पड़ता है, महम वाले इलाके में, ये रहा मदीना, ये इकट्ठे ही हैं लगभग पास पास। इसकी खुदाई 2006 में विवेक दांगी ने करवाई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मृदभांड पकाने की 2 भट्टियां, जहां मिट्टी के बर्तन पकते होंगे, तभी तो वो बिकते होंगे ना महंगे बन के। मदीना महम रोहतक में पड़ेगा। तो गिरावड़ और मदीना दोनों कहाँ हैं, रोहतक में। गिरावड़ मदीना पेपर में आ जाएगा। ऐसे ही पूछ लेंगे बालू कहाँ है, सीसवाल कहाँ है, राखी गढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, भिरडाना कहाँ है, ओल्डेस्ट साइट कौन सी, बड़ी साइट कौन सी, कहाँ से मानव के अवशेष मिले, कहाँ पे दोनों पैरेलल पनपती मिली, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। मदीना महम रोहतक में है, खुदाई इसकी अभी कुछ ही साल पहले करवाई थी। ये पूछेंगे नहीं, लेकिन ये दोनों की जगह आ सकती है, गिरावड़ और मदीना। मक्का मदीना वैसे मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन इस जगह का नाम मदीना है रोहतक में, ठीक है। फरमाना खास, ये आपके रोहतक में पड़ता है, फरमाना खास रोहतक में। दक्ष खेड़ा गांव का नाम, महम में। इस स्थल की खुदाई के दौरान कब्रिस्तान के अवशेष मिले, यहाँ की खुदाई डॉक्टर विवेक दांगी ने करवाई थी। तो कब्रिस्तान के अवशेष कहाँ मिले, आपके रोहतक के फरमाना खास में, आपके रोहतक के महम में ही अभी आप पढ़ रहे थे। देखो तीनों चीजें आप एक साथ देख लेना, ये गिरावड़ और मदीना और फरमाना खास। तो गिरावड़ भी रोहतक में, मदीना महम में, और फरमाना खास दक्ष खेड़ा गांव का नाम है महम में, यानी रोहतक में। तो रोहतक के 3 हो गए, कौन कौन से, फरमाना खास, मदीना और गिरावड़, तीनों कहाँ हैं, रोहतक में। ये याद करने पड़ते हैं ना, तब बात बनती है। इसके बाद आ गया दौलतपुर। दौलतपुर में क्या था, दौलतपुर कहाँ था, कुरुक्षेत्र में। मिर्जापुर, दौलतपुर, भगवानपुर, भगवानपुर में इकट्ठी थी वो। थानेसर कुरुक्षेत्र में है। चेतांग नदी, बार बार नाम आ रहा है ना चेतांग नदी का, के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई प्राचीन संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा करवाई गई। यहाँ से ईंटों की मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो अब तक पढ़ा वो टेबल की फॉर्म में आ गया, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप जब अपनी किताब को उठाएं तो तुरंत तुरंत में आप इन चीजों को रिवाइज कर ले। अगर आपको विजिबल ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ आपको सब समझ में आएगा। पहला लिखा है मीताथल। मीताथल आते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, भिवानी में है। मीताथल में सीसवाल के भी साक्ष्य मिले और हड़प्पा के भी साक्ष्य मिले, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या लिखा है 67-68 में, भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई डॉक्टर सूरज भान, ये तो बार बार नाम तुम्हें याद भी हो गया होगा, के निरीक्षण में की गई। यहाँ से गुप्तों और कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तों के पहले सिक्के हमने मीताथल में ही बात की थी, अभी इससे पहले जो ऊपर लिखा था, गुप्त और कुषाण, इनके सिक्के भी आपको मीताथल भिवानी से मिले, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बनावली। बनावली कहाँ है, बनावली पहले हिसार में था, अब फतेहाबाद में है। और बनावली में वो देखो हल्का खिलौना, जौ के साक्ष्य मिले और अधजले जौ भी मिले। और यहाँ पे बनावली में नालियां ज्यादा अच्छी नहीं थी, वैसे सब कुछ ठीक था शहरी, और ये शतरंज की बिसात पर बसाया गया था। तो बनावली कहते हैं 74 में खोजा। फतेहाबाद जिले में है, विधिवत खुदाई की गई थी इसकी। राखी गढ़ी जो आप पढ़ के आए हैं हिसार में, और बड़ी साइट है, तो यहाँ मनुष्य का सर भी मिला, कंकाल भी मिला। और राखी गढ़ी में इन्होंने क्या किया, फिर सारी चीजें मिली, तो गेहूं मिला, चावल मिला, क्योंकि बड़ी साइट थी ना, तो सब कुछ मिल गया यहाँ। राखी गढ़ी 1997 में न्यूज में रहा। पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में ऋग्वैदिक दृष्टवती नदी के दाएं किनारे पर नारनौंद खंड में, हिसार का हिस्सा है ना, स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा का पहला काल और फिर हड़प्पा। ये सीसवाल सभ्यता का भी प्रमुख केंद्र रहा। तो सीसवाल के आसपास भी तो फैली थी। मोहनजोदड़ो के पश्चात हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरा स्थल है। तो मोहनजोदड़ो फर्स्ट है और सेकंड है आपका राखीगढ़ी। वैसे और भी हैं, लेकिन मेन गिने जाते हैं जहां की आपको नॉलेज है। तो जैसे पाकिस्तान के पास बड़ी साइट मोहनजोदड़ो है, ऐसे हमारे पास भारत में बड़ी साइट है राखीगढ़ी, ठीक है। इसका उत्खनन डॉक्टर अमरेंद्र ने किया। इसके अतिरिक्त मकान, मृदभांड और
विशिष्ट पत्थर के बने हुए आभूषण मिले, जो आप सब पढ़ के आए हैं। इससे अगला है भिरडाना। भिंडडाना और भिरडाना एक ही है। अभी हम बात कर रहे थे फतेहाबाद में, ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी साइट है भिरडाना, बहुत इंपॉर्टेंट। 2003-4 में अब खोदी है, लेकिन है पुरानी। पूरा स्थल फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के बाएं तट पर है। मदीना, अभी पढ़ रहे थे ना, मदीना, महम और ये था ना दक्ष खेड़ा में, और क्या था इसी का रोहतक की 3 साइट्स इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम आ गए, फरमाना खास और इसमें। तो मदीना की बात कर रहे हैं, रोहतक जिले के मध्य खंड में स्थित है। मनमोहन कुमार ने निरीक्षण के अंडर चला। भगवानपुरा, जहां वो दोनों पैरेलल थी, कौन कौन, सिंधु वाली भी और आर्य वाली, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है उत्तर हड़प्पा संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड, ये मिले हैं। फरमाना खास, दक्ष खेड़ा है ना, फरमाना खास, तो वही बता रहे हैं, दक्ष खेड़ा रोहतक जिले में है। इसका स्थान राखी गढ़ी के बाद आता है। मोहरें और कब्रिस्तान, हड़प्पा कालीन सेल खड़ी की मोहरें और कब्रिस्तान, अभी पढ़ के आए थे हम। फतेहाबाद, यहाँ कुणाल है, फतेहाबाद में कुणाल। कैथल में बालू है और रोहतक में गिरावड़, ये सब हड़प्पा के हैं। तो अभी अभी आप सारे तो पढ़ के आए हैं, टेबल तो सिर्फ रिवीजन के लिए है, सब मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कहते हैं हरियाणा के सिंधु सभ्यता से संबंधित तथ्य क्या हैं। ये बहुत छोटे लेवल पे बता रखा है, इसको आप सेल्फ में रीड करोगे। ये मुझे लगता नहीं कि इतना डिटेल पूछेंगे, क्योंकि बहुत छोटे स्थानों के बारे में बताया है। सिर्फ मोटा मोटा मैं आपको पढ़ देती हूँ कि कौन सी तहसील और कौन सा जिला जिसमें कि हड़प्पा की चीजें मिली। जैसे अंबाला में हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा वाले अंबाला के आसपास थे, क्योंकि पंजाब में थे ना, तो अंबाला में तो होंगे ही होंगे। कुरुक्षेत्र में इनके आसपास, थानेसर के आसपास मिले। कैथल में मिले ये, जैसे कैथल में आपको अगर लिखा है, लिखा नहीं है इन्होंने, मैंने दिया है, देखो जैसे ये दे दिया इन्होंने, कैथल में बालू लिखा है अगर, तो वो चल जाएगा। गुहला, नारायणगढ़, जगाधरी, फतेहाबाद, टोहाना, हिसार, फिरोजपुर, झिरका, गुड़गांव, जींद, दादरी, पानीपत, गोहाना, भिवानी, करनाल, रोहतक, नरवाना, हांसी, यानी पूरे हरियाणा में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक प्रभाव। मेन साइट्स अगर पूछेंगे तो राखी गढ़ी टिक कर देना, बनावली टिक कर देना, और अगर पूछे छोटी छोटी तो फिर इतनी है कि आप एक एक की संख्या गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सबसे ज्यादा साइट सरस्वती नदी के किनारे थी। तो इतनी सारी साइट्स जो देख रहे हो, ये बहुत छोटे छोटे गांव, जैसे कहीं कुछ मान लीजिए 100 घर रहे होंगे, कहीं 200, कहीं 300, उन सबके नाम आ गए। ठीक है, इसके बाद ये मैप है, इस मैप में वही सारी बातें हैं जो मैंने अब तक आप लोगों को बताई हैं। इसको आप पढ़ोगे ना पीडीएफ में, तो आपको बहुत आसान दिखेगा, सारी वही बातें मैप में है। इसके बाद आ गया हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा, हाकड़ा को मैंने आपको बताया था कि आपकी घग्गर को ही राजस्थान में एंटर करते ही, और अगर ये जाती है, इतना पानी इसमें होता है कभी कि पाकिस्तान जाए, तो इसका नाम हाकड़ा रिवर है। ठीक है, इसको घग्गर नहीं हाकड़ा कहते हैं, हम इसको घग्गर कहते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकड़ा नदी के नाम से पुकारा जाता है। राज्य में हाकड़ा संस्कृति का समय हड़प्पा से भी पहले का माना जाता है। तो आपके हड़प्पा से पहले 2 हो गई, एक सीसवाल और एक हाकड़ा। सीसवाल वाले हिसार, फतेहाबाद और भिवानी के आसपास ज्यादा थे, और हाकड़ा वाले घग्गर की बेल्ट के आसपास। हाकड़ा संस्कृति को आरंभिक कृषक संस्कृति भी कहा जाता है। तो अभी आपने क्या देखा, सीसवाल वाले भी तो खेती करते थे, वो भी तो कृषक थे, एडवांस थे वो भी, तो ऐसे ही ये लोग भी थे। आरंभिक कृषक संस्कृति कहेंगे तो हाकड़ा वाले भी थे। इस संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, घग्गर या हाकड़ा नदी के प्रवाह क्षेत्र से मिलने के कारण इसे हाकड़ा संस्कृति कहा गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास थी। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति में साक्ष्य सबसे पहले कुणाल नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुए। कुणाल कहाँ है, फतेहाबाद में। अभी हम पढ़ के आए, यहाँ से सिंधु घाटी के भी मिले हैं, यहाँ से सीसवाल के भी मिले हैं, और यहाँ से हाकड़ा के भी मिले। तो पहली कृषक संस्कृति अगर कहेंगे तो आप कहते हैं ना हाकड़ा। कहाँ है हाकड़ा, आपके घग्गर नदी के बेल्ट में। इसी के साथ साथ आपके यहाँ सीसवाल था। सीसवाल और हाकड़ा दोनों हड़प्पा से ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, पुरातात्विक महत्व के स्थल, फिर मैंने हर एक का नाम लिख दिया कि पता नहीं क्या पूछ लें। वैसे इतना आपको पढ़ना है, मतलब एक रीडिंग मार लेना, इनको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे जिलों में जो बहुत छोटे छोटे स्थान थे ना, जैसे जगाधरी है, तो यहाँ बहुत छोटे छोटे स्थान जहां भी मिले। 1500 साइट कोई मजाक नहीं होते, तो उसमें 1500 नाम हमें याद नहीं करने, मेन नाम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आ गए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का प्रभाव हरियाणा के एंशियंट हिस्ट्री पर भी रहा, और जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुई, फूली, पनपी, उन सब का असर हमारे हरियाणा पर रहा। और राखी गढ़ी आपका पूरे इंडिया में सबसे बड़ा साइट है हड़प्पा काल का। इससे प्राचीन सभ्यताएं आपके यहाँ एक हाकड़ा के नाम से थी। हाकड़ा नदी घग्गर नदी का ही एक नाम है, तो घग्गर की बेल्ट के आसपास मिले होंगे बर्तन, और ये सब कृषक समुदाय था। और कुछ लोग कहते हैं कि राजस्थान से निकल के ये यहाँ पर आ गए थे, सीसवाल वाले भी और हाकड़ा वाले भी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा, और इसके साथ अब हम लोगों ने अपने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया।
अब तुम लोगों को जिसको कोई भी दिक्कत हो हिस्ट्री समझने में, पिछली अब आज समेत ना ये लगभग 12 क्लासेस हो जाएंगी, 12 क्लासेस हैं आपकी आज के समेत जब ये अपलोड हो जाएगी, जिसमें कि मैंने हरियाणा हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। हरियाणा हिस्ट्री सबसे टफ टॉपिक्स में लोग इसको गिनते हैं कि ये समझ में नहीं आती, लेकिन इसको मैंने कोशिश की है आप तक कहानी के थ्रू पहुंचा दूं। अब ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि हिस्ट्री बिना मेहनत के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये याद करना पड़ेगा बैठ के कि बालू किस में पड़ता है, कुणाल किस में पड़ता है, रतिया किस में है, सीसवाल वाले कहाँ थे, मीताथल कहाँ है, राखी गढ़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, हाकड़ा की क्या इंपॉर्टेंस है, सीसवाल वाले क्या मीताथल में भी थे, गुप्तों के सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले, या हर्षकालीन तांबे की मुद्राएं कहाँ मिली, सुध से 12 खड़ी का क्या मिला, या कपाल मोचन के अधूरे अभिलेख कहाँ मिले, सारे गामा पाधानी कहाँ लिखा हुआ था। ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। कोई भी तुम्हें सिर्फ एक बार चीज प्रेजेंट कर सकता है, फाइनल मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और हरियाणा हिस्ट्री के लगभग 12 लेक्चर्स हैं, 12 क्लासेस हैं, और मैंने हर क्लास को लगभग 1.5 घंटे तक कोशिश की है लेने की, ताकि ये काम वैसे आपका ना अगर ढंग से 1-1 घंटा पढ़ाएं 50-50 मिनट, तो ये कम से कम आपका ये मान लीजिए कि 20 क्लासेस का टॉपिक थे, जो कि मैंने आपको 1.5 घंटा पढ़ा के 12 क्लासेस में इसको कंप्लीट कर दिया। इसमें पूरी हिस्ट्री करा दी मैंने आपको, एंशियंट हरियाणा हिस्ट्री, मिडिएवल हरियाणा हिस्ट्री, और उसके बाद मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री। हमने 57 की क्रांति से पहले का भारत हरियाणा भी देख लिया, और 57 की क्रांति के बाद का हरियाणा भी हमने देख लिया। उम्मीद है ये हरियाणा का टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और इस हरियाणा के टॉपिक में कोई भी आपका डाउट मुझे नहीं लगता अब रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, हरियाणा की हिस्ट्री। अब हरियाणा में जो टॉपिक बचे हुए हैं उनमें हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के बाद मैंने आपको 12 दिसंबर को एक टॉपिक कराया था जो कि आर्ट एंड कल्चर का था, जिसमें हमने कला और संस्कृति की बात पढ़ी थी। आप इसको आज देखना, 12 दिसंबर की क्लास में आपको मिलेगा। इसमें हमने हरियाणा की आर्ट की बात करते हैं तो आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कल्चर, ये इसी का तो पार्ट है। और आपका जैसे फिल्म्स आ जाती हैं, आपकी पत्रकारिता आ जाती है, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके पूरी करेंगे। ये मैंने एक दिन क्लास ली थी 12 दिसंबर को। आज मैं उसका अगला पार्ट शुरू कराऊंगी, क्योंकि एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था, मंदिर का आधा पार्ट था, वो आधे मंदिर हमने पढ़ लिए थे, और उस दिन मैंने कहा था कि फिर सारे इकट्ठे करेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। उसी का आज बचा हुआ हिस्सा, मंदिर का सेकंड पार्ट, मैं आज कंप्लीट करा दूंगी। फिर इसके बाद मस्जिद, मज़ारें और अपने वाद्य यंत्र और इस तरह की जो चीजें हैं ना, कला और संस्कृति की, वो कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, इनके पूरा होते ही आपका 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 5% सिलेबस बचेगा, जो कि अब फिर टाइम हमारे पास है ही, आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस, या हद से हद अगर मैं सोचूंगी कि एक्स्ट्रा 2-4 चीजें भाई और डिटेल पढ़ाऊं, तो फरवरी का फर्स्ट वीक मोर देन इनफ है, उतने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी बचेगी कि आप इसको ढंग से भी तैयार करें। ऐसा ना हो बस मैं पढ़ा दूं और आपको कुछ आए ही ना। अपने आप आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, किताबें निकालनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी इतनी आसान नहीं होती मिलनी। चलिए, अब हम लोग आज कला और संस्कृति, जो मैंने आपको 12 दिसंबर, आज ये डेट जाके अब आज चेक करना क्लास के बाद 12 दिसंबर की क्लास में क्या हुआ था, तो आपको ये टॉपिक मिलेगा कला और संस्कृति का, आर्ट एंड म्यूजिक का, कल्चर का, कि किस तरह से आपके हरियाणा में आर्ट और कल्चर का विकास हुआ। हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, अब हम उन चीजों पे आ गए जिनमें फैक्ट्स ज्यादा है, इनमें कॉन्सेप्ट नहीं समझना, मंदिर कहाँ है तो ये तो याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ जुड़ी बातें आपको बता दूं ताकि आपको याद करना आसान दिखे। वैसे ऐसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है, समझ में नहीं आता। तो आर्ट एंड म्यूजिक में हम लोगों ने ये सब, मैंने आपको 3-4 पेजेस पढ़ा दिए थे। आज आप जाके एक बार 12 दिसंबर की क्लास देख लेना, फिर उससे अगली क्लास आज वाली देखना, तब समझ में आएगी। अब ये वैसे समझ में आएगा जो पढ़ाऊंगी, लेकिन आज जैसे एक बार रिवाइज भी कर लोगे ना रात में, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कि हरियाणा में क्या क्या चीजें हैं। स्थापत्य कला का मतलब होता है हवेली, घर, कोठी, कोई बहुत बड़ा महल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, इसको बोलते हैं स्थापत्य कला में पढ़ा जाता है। तो नकुल दिग्विजयम, ये सब चीजें अब तुम लोगों को ना नॉर्मल दिखनी चाहिए कि नकुल दिग्विजयम हमने रोहतक नगर के बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा। फिर गुजरी महल बार बार आया मध्यकाल में, नारनौल का जल महल, बूढ़िया का रंग महल, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। चनेटी का स्तूप, धार्मिक इमारतों में सबसे पुराना, अशोक के टाइम में पढ़ा ना हमने कि उसने टोपरा का स्तंभ बनवाया और स्तूप बनवाया, तो वही तो है सारी चीजें। देखो अकबरी शैली वगैरह। ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला में फिर सबसे पहला जो तरीके से बसाया गया शहर था वो करनाल था, ये अभी हम हिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, सेम पॉइंट यहाँ भी है। फिर अंग्रेजों ने
क्या किया था, सुरजी अंजन गांव की संधि की थी मध्यकालीन इसमें मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री में, जिसके बाद कि आपका जो ये पूरा हरियाणा है ना 1803 में महाराष्ट्र में सुरजी अंजन गांव के संधि के बाद ब्रिटिश सरकार को मिल गया था। ठीक है, हरियाणा के प्रमुख स्थापत्य में मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, गुजरी महल को डिटेल से बताया था, हिस्ट्री में भी पढ़ा दिया, और उससे पहले बहुत डिटेल से 12 दिसंबर की क्लास में चेक करना, सब कुछ पढ़ाया था कि क्या क्या है। काबुली बाग मस्जिद है, इब्राहिम सूरी का मकबरा, कोस मीनार, जल मीनार, ये जल महल, शेख चिल्ली का मकबरा, ये सब हिस्ट्री में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये महम चौबीसी चबूतरा, बीरबल का छत्ता, ये शीश महल, रंग महल, कानौड़ का किला, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर महेंद्रगढ़ का जल महल, चोर गुंबद, और ये मंदिर स्थापत्य 12 दिसंबर की क्लास में मंदिर का टॉपिक मैंने आधा छुड़वाया था। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। ब्रह्म सरोवर मंदिर था, मार्कंडेय ऋषि के नाम पे तीर्थ था, सन्निहित तीर्थ था, मनसा देवी मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, कालका का मंदिर, ज्योतिसर सरोवर, सीता माई मंदिर, नीलोखेड़ी, शीतला माता मंदिर, सोहना गुड़गांव, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो हमें पढ़ना स्टार्ट करना था ना, आज आप 12 दिसंबर की क्लास एक बार देखना जरूर, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने कितना पढ़ा था। लास्ट क्लास में पढ़ा था कालका देवी मंदिर पंचकुला, यहाँ मैंने इसको टॉपिक को रोक दिया था क्योंकि ये बहुत सारे मंदिर हो गए थे। फिर मैंने कहा था कि मंदिर को मैं 2 क्लासेस में कराऊंगी, वो एक क्लास 12 दिसंबर की है, एक आज की है। अब हम वापस से आर्ट और कल्चर और उस तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ आके रुकी थी क्लास, लकड़हारा मंदिर जगाधरी। मैंने खुद भी आज चेक किया कि मैंने कितने मंदिर पढ़ाए, तो इसलिए बता रही हूँ 12 दिसंबर की फाइल में आपको ये मिलेगा। ठीक है, कालका देवी मंदिर, यहाँ से हमें आज पढ़ना स्टार्ट करना है। लकड़हारा मंदिर जो कि कहते हैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल है ना उड़ीसा का, उस पर बेस्ड है ये। तो आपके यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर हैं जो कि वर्ल्ड लेवल की जो हेरिटेज साइट्स हैं उनके साथ आप उनको कंपेयर करते हैं। जैसे एक भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है आपका, ये है ना क्या नाम है, पिंजौर गार्डन, पिंजौर गार्डन के बिल्कुल साथ लगता है, हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पर है भीमा देवी मंदिर। कहते हैं उत्तर भारत का खजुराहो है वो, खजुराहो टेम्पल्स एमपी में पड़ते हैं, और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। तो आप कहते हैं कि उत्तर भारत का खजुराहो, क्योंकि एमपी उत्तर भारत में नहीं है तो मध्य भारत में है, तो आप कहते हैं हमारे यहाँ है भीमा देवी मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे आपने देखो कितनी बड़ी चीज से अपने भीमा देवी को कंपेयर कर दिया। ऐसे ही उड़ीसा में सन टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ का ये जो मंदिर है ना लकड़हारा मंदिर, ये उसी की तर्ज पर बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं, आप उनसे अपने छोटे लेवल के मंदिर को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आपकी मान्यता कितनी ज्यादा है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। लकड़हारा मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है। ये मंदिर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। कोणार्क जो सन टेम्पल है, सूर्य को समर्पित है, कोणार्क का सन टेम्पल, तो उसके बेसिस पर उसको कहते हैं, उसकी तर्ज पे हमारे हरियाणा का यमुनानगर का लकड़हारा मंदिर बनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुंडरीक सरोवर, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया। ऐसी मान्यता है कि सतयुग से, अब कलयुग चल रहा है ना, सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, कलयुग है, ये युगों की पुरानी बातें पुराणों की। तो कहते हैं सतयुग से आज तक इस सरोवर का जल सूखा नहीं है। कौन सा सरोवर है ये? पुंडरीक सरोवर। कहाँ है ये? कैथल में। तो सतयुग से आज तक ऐसे कैसा भरा हुआ है, ये अजीब बात है। मान्यता के अनुसार सतयुग से आज तक कभी भी इस सरोवर का जल खत्म नहीं हुआ। सरोवर के घाट वृंदावन घाट और गऊ घाट, त्रिवेणी घाट, जनाना घाट है, ये नाम रख रखे हैं घाट के, जहां लोग स्नान कर सके। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग जिलों में है, लेकिन कुरुक्षेत्र का वाल्मीकि आश्रम कई बार एग्जाम में एचएसएससी ने पूछ लिया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ समाधि ली थी एक लक्ष्मण गिरी जी ने, यहाँ बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जीवित आदमी ने समाधि ली थी, कहाँ पर? वाल्मीकि आश्रम। हर जिले में मिलेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र का वाल्मीकि आश्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण गिरी महाराज, लक्ष्मण गिरी महाराज जीवित समाधि, रामायण का पाठ देने के लिए बनाया गया था। तो वाल्मीकि आश्रम महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके नाम पर है। वाल्मीकि आश्रम लगभग जिलों में है, हर जगह मिलेंगे वाल्मीकि मंदिर, लेकिन ये वाल्मीकि आश्रम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लक्ष्मण गिरी महाराज जी ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है, काली कमली वाले का डेरा, तो ये विशुद्धानंद महाराज से कोई, उन्होंने इसको स्थापित किया था। और ये हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि यहाँ जैसे एक होता है ना दर्शन भाई अच्छे होते हैं, तो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र तो वैसे भी आप समझो तीर्थ का एक ऐसी स्थली है कि 360 तीर्थ हैं, तो जो कुरुक्षेत्र में होगा उसकी तो मान्यता होगी ही होगी। ये श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, विशुद्धानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया श्री कृष्ण अर्जुन भगवान शंकर की मूर्तियां हैं। तो काली कमली वाले के बारे में जो डेरा है, जो
कुरुक्षेत्र में, तो विशुद्धानंद जी महाराज, तो वही हमारे अपने हिंदू कल्चर। जामनी, पिल्लू खेड़ा, जींद। जामनी, जमदग्नि का नाम मैंने कभी बताया था आप लोगों को, जमदग्नि। जमदग्नि कौन? परशुराम से संबंधित उनके पिताजी। परशुराम कौन? जो बताया था कि हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण लोग हैं अपना कुलगुरु मानते हैं। तो जामनी, पिल्लू खेड़ा जींद में पड़ता है। महर्षि जमदग्नि ने तपस्या की थी और इसलिए यहाँ महर्षि जमदग्नि की प्राचीन मंदिर है। तो कहाँ? जमदग्नि, जामनी, कहाँ है ये पड़ेगा जींद में। जमदग्नि, जींद, जामनी। ठीक है। कमलनाथ लिखा है, ये कमल नाभ है। कहते हैं भगवान विष्णु की नाभि, नाभ है ना, तो नाभि, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। अब ये पता नहीं सच्ची बात है कि झूठी बात है, लेकिन पुराणों में भी ऐसा लिखा है, तो उससे संबंधित है कमलनाभ तीर्थ। क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र में मान्यता है कि ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में भी है। अब ये बहुत सारी बातें ना आपस में मैच नहीं करती। जैसे कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की और उस टाइम विष्णु और शिव जी भगवान भी थे ब्रह्म सरोवर में प्रेजेंट। फिर अब ये यहाँ कह रहे हैं कि विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। तो जैसे कुछ बातें जो हैं आपस में, पर पुराण कहती हैं तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं। नवग्रह कैथल, कैथल में ना जब ये महाभारत का युद्ध था, तो इस टाइम की घटना है कि जो ये भाई थे, इन भाइयों को, भाई मतलब पांडव, पांचों पांडव, इनको श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम जीतने के बाद यहाँ 9 ग्रहों के लिए छोटे छोटे सरोवर खोद दो। तो नवग्रह कुंड, कुंड मतलब सरोवर, छोटा सरोवर, तो 9 ग्रहों के नाम पे नवग्रह कुंड खोदे गए थे। ये पांचों पांडवों ने कैथल में बनाए थे और इसलिए नवग्रह कुंड की काशी कहलाता है हमारा कैथल। इसी कारण से नवग्रह कुंड की काशी पूछे तो कैथल। ठीक है। तो नवग्रह कैथल, महाभारत के अनुसार इस नवग्रह कुंड की स्थापना कृष्ण ने यज्ञ करते समय युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। इन्हीं कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका, कैथल को छोटी काशी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नवग्रह कुंड किसने खुदवाए थे? भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है। अगला है गीता भवन। गीता भवन जो है ना, गीता भवन तो वैसे सोनीपत में भी है एक फेमस, जहाँ पे कि बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन ये गीता भवन कुरुक्षेत्र, जैसे वाल्मीकि आश्रम हर जिले में है, पर फेमस है कुरुक्षेत्र का, जहाँ लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली। ऐसे ही गीता भवन फेमस है कुरुक्षेत्र का। ये रीवा के महाराज ने यहाँ बनवाया था और यहाँ पुस्तकालय बहुत बड़ा था, तो वही है ये गीता भवन। जब ऐसी चीज आए ना जो हर जगह है, तो वो कुरुक्षेत्र की सबसे फेमस है। गीता भवन कुरुक्षेत्र, रीवा, एमपी के महाराज ने इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र पुस्तकालय के नाम से की थी। तो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय में प्राचीन हमारे इतिहास संबंधी जो चीजें थी उनको रखवाया। रीवा, रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ के एक महाराज ने पैसा लगा के हमारे यहाँ गीता भवन कुरुक्षेत्र में पुस्तकालय बनवा दिया था, कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। ठीक है। पुष्कर तीर्थ, पुष्कर वैसे आपको पता होगा राजस्थान में है, और पुष्कर इकलौता ऐसा जगह है पूरे धरती पर जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। कितनी अजीब बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की शुरुआत की, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर एक भी नहीं है जो सिर्फ ब्रह्मा जी को समर्पित हो। श्री कृष्ण के ढेर मंदिर हैं, भगवान शिव के ढेर मंदिर हैं, विष्णु के ढेर मंदिर हैं, सबके मंदिर है, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है इस धरती पर, और वो है पुष्कर राजस्थान में। अब ये पुष्कर राजस्थान का नहीं है, ये आपका पुष्कर है, हरियाणा का, जींद में है, पोकरी खेड़ी गांव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर तीर्थ जींद में तीर्थराज कहलाता है, पेपर में आ जा तीर्थराज। वैसे तीर्थ स्थल सबसे ज्यादा 360 हैं आपके कुरुक्षेत्र में, लेकिन स्पेशल एक एक का नाम देके कहें तो आप कहना पुष्कर। पुष्कर राजस्थान से अलग आपके यहाँ है, दुनिया नहीं जानती लेकिन आपको पता है। ये पोकरी खेड़ी, ये गांव का नाम है आज, नामक गांव को ग्रंथों में पुष्कर तीर्थ कहा गया। तो इस गांव का पुराना नाम, पोकरी खेड़ी का पुराना नाम पुष्कर तीर्थ था। ठीक है। इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना पूरी हो जाती है। तो जो पोकरी खेड़ी गांव है आज, यही पुष्कर तीर्थ था, और अगर यहाँ स्नान कर लिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना पूरी मानी जाती थी। नेक्स्ट है चामुंडा देवी मंदिर। राजा नूनकरण एक आदमी थे, कहते हैं उनके सपने में माँ चामुंडा आई, उन्होंने कहा मुझे एक मंदिर बनवाओ मेरे लिए, तो उन्होंने फिर ये महेंद्रगढ़ में बनवाया। तो चामुंडा देवी मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में है। ये मंदिर चामुंडा देवी के भक्त थे राजा नूनकरण, बीकानेर के राजा थे राजस्थान के, उन्होंने बनवाया था। तो चामुंडा देवी मंदिर आपके नारनौल, कहाँ? महेंद्रगढ़ में है, और इसको किसने बनवाया था? राजा नूनकरण ने। उनके सपने में ऐसा दिखाई दिया कि मंदिर बनाओ, तो बनवा दिया। नेक्स्ट है पंचमुखी मंदिर, 5 मुख भगवान हनुमान के।
हनुमान के 5 अलग अलग मुख बनाए गए हैं, तो पंचमुखी हनुमान मंदिर ही पंचमुखी मंदिर है। ये कहाँ पड़ेगा? ये यमुनानगर के बिलासपुर में। इस मंदिर में हनुमान जी के 5 मुख हैं। तो हरियाणा में हनुमान के 5 मुख का मंदिर कहाँ है? आपके यमुनानगर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर। ठीक है। अगला है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर आप जानते हैं काल के ईश्वर हैं भगवान शिवजी। शिवजी के ना 11 रुद्र हैं। रुद्र मतलब भगवान शिव, उनका नाम है। 11 रुद्र हैं, 11 रूप हैं, और उनमें से एक रूप है आपका कालेश्वर तीर्थ। कहते हैं खुद रावण श्रीलंका से यहाँ आया था तपस्या करने के लिए भगवान शिव जी की, और इन 11 रूपों को एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने बना दिया था, जो कि आपके कैथल के एरिया में है। 11 रुद्री मंदिर। 11 रुद्र मतलब 11 के 11 रूप किसके? भगवान शिव जी के, लेकिन ये एक रूप है, एक रुद्र। तो कालेश्वर तीर्थ पेहोवा कुरुक्षेत्र में है। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, कालेश्वर है ही वो। पुराणों के अनुसार ये 11 रुद्रों में से एक है। तो 11 रुद्र के अलग अलग रूप हैं। उन 11 रुद्रों के लिए भी आपके यहाँ एक मंदिर है हरियाणा में, लेकिन उन 11 में से एक रूप का मंदिर है कालेश्वर तीर्थ। कहाँ है ये? आपके कुरुक्षेत्र में। यहाँ विश्वामित्र का टीला भी है। विश्वामित्र जो कि ऋग्वेद में 3रे मंडल का निर्माण जिन्होंने किया था, जिन्होंने, जो ऋषि थे बहुत बड़े, जिन्होंने ओम भूर्भुवः स्वः जो आपका गायत्री मंत्र है इसकी रचना की थी, जो सवित्र भगवान यानी उगते हुए भगवान को, सूर्य देव को समर्पित है। तो उनका टीला है यहाँ। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको सारा। 11 में से एक रुद्र है ये। कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। ईंटों का मंदिर आपके कलायत कैथल में बहुत पुराना ईंटों का मंदिर है। और अगर आप जानते हैं, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा ईंटों के मंदिर, इनफैक्ट मंदिर बनने ही आपके यहाँ गुप्त काल में स्टार्ट हुए। तो आपके यहाँ हजारों साल पुराना मंदिर मिल गया। ईंटों का मंदिर कैथल कलायत में अवस्थित है। ठीक है। बिड़ला मंदिर मैंने आपको कई बार बताया था जब मैं पर्यटन पढ़ा रही थी। जुगल किशोर बिड़ला, एक बिड़ला परिवार है, बहुत अमीर, कहते हैं टाटा बिड़ला। तो बिड़ला बहुत अमीर परिवार है। आजादी से पहले बहुत तगड़े थे ये, अभी भी हैं। बिड़ला तो बहुत बड़ी कंपनी है। इस बिड़ला परिवार ने पूरे देश के कोने कोने में जहां इनका मन किया मंदिर बनवा दिए। बिल्कुल व्हाइट मार्बल से चमचमाते हुए मंदिर बनवाए, जिनमें उस टाइम में लाखों रुपए लगा दिए। 1952 में आपके हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इन्होंने मंदिर बनवाया। और क्योंकि कुरुक्षेत्र में वो लड़ाई और श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए उस मंदिर का मुख्य जो थीम रखी वो कृष्ण भगवान के ऊपर रखी, और इसलिए वहां वो कृष्ण भगवान रथ में बैठे हुए सारथी के रूप में एंट्री पर ही दिखाई दे जाते हैं। तो ये वही बिड़ला मंदिर है। यहाँ आज भी गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं कि बिड़ला सारे कृष्ण के बनवाते हैं। बिड़ला ने कहीं माताओं के मंदिर बनवाए हैं, कहीं शिव जी के मंदिर। हमारे हरियाणा में इन्होंने कृष्ण का मंदिर बनवाया। तो बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में है। भगवान कृष्ण को समर्पित है ये मंदिर। ब्रह्म सरोवर के पास है जहां जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसका निर्माण 1952 में J.K. बिड़ला, जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया। यहाँ गीता के श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता के श्लोक किस मंदिर में लिखे हैं? बिड़ला मंदिर में। कब बना? 1952 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार HSSC पूछ चुकी है। अगला है चंडी मंदिर। चंडीगढ़ में है ना। इनफैक्ट चंडीगढ़ का नाम ही चंडी माता के कारण है। तो चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। ऊर्जा की देवी है ये, मतलब गॉडेस जो कि बहुत ऊर्जा देती हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। तो चंडी मंदिर ऊर्जा की देवी है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का नाम इन्हीं माता के नाम पर है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स जो मैंने अभी बताया, अब देखो 2 चीज ध्यान से सुनना। एक है भीमेश्वरी देवी मंदिर जो आपके बेरी झज्जर में पड़ता है, जहां श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, जहां से आपके पहले CM थे। एक है भीमा देवी। भीमेश्वरी पूछेंगे तो झज्जर टिक करना है बेरी, और अगर पूछेंगे भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी मंदिर, तो आप कहेंगे ये तो खजुराहो वाला है, उत्तर भारत का खजुराहो, जो पिंजौर से बिल्कुल टच होती है। मतलब अगर आप उसको क्रॉस करके जाएंगे तो पैदल आप जा सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को देखने। भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में। ये पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने अपने मंदिर देखे होंगे, कहीं कहीं क्या होता है गाँव में बस एक मंदिर बना दिया ऐसे शिखर वाला, लेकिन पंचायतन में क्या होता है मंदिर थोड़े बड़े एरिया को कवर करते हैं। और मंदिर की शेप कैसी होती है कि एक मुख्य मंदिर होगा, फिर उसके आसपास भी कई छोटे छोटे से इस तरह के कमरे होंगे जिनमें और भगवानों की भी मूर्तियां लगा दी जाती हैं। ऐसी शैली को कहते हैं पंचायतन शैली। तो हमारे यहाँ पर पंचायतन शैली का कौन सा मंदिर है? ये भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, जो कहाँ है? पंचकुला पिंजौर गार्डन के बिल्कुल साथ लगता है। इसी को आप कहते हैं उत्तर भारत का खजुराहो। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। पेपर में आएगा पंचायतन शैली का, क्योंकि आपके यहाँ शिखर युक्त ज्यादा है। तो ये मंदिर है, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। तो सोचो हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। वैसे आपका ना विष्णु भगवान का मंदिर तो शाम वाला बहुत पुराना है, लेकिन ये बड़े लेवल के मंदिरों में बहुत पुराना है। इसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। भीमेश्वरी देवी मंदिर ये अपना बेरी वाला टिक करना है, और भीमा देवी आ गया तो पंचकुला पिंजौर वाला। ठीक है। सिद्धिदाता मंदिर ये फरीदाबाद में। अब ढेर मंदिर है, सिद्धिदाता फरीदाबाद में।
कुंवारी का मंदिर, इनका नाम था बुआ कुंवारी, एक महिला का नाम ही ये है बुआ कुंवारी, उनके नाम का मंदिर है ये। तो बुआ कुंवारी का मंदिर जो है ये हांसी हिसार में पड़ता है, बुआ कुंवारी का मंदिर भी कहा जाता है, इन्हीं का नाम है बुआ कुंवारी का मंदिर। कहाँ है ये? हांसी हिसार पे। ठीक है। चंद्रकूप, कहते हैं युधिष्ठिर ने वो जो 18 दिन की लड़ाई लड़ी थी उसके जीतने के बाद इसको बनाया था चंद्रकूप को। तो चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में है, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत के बाद बनवाया था। फिर इन्हीं भाइयों से वो 9 ग्रह कुंड भी खुदवाए थे ना, किसने? श्री कृष्ण ने। तो नवग्रह कुंड कहाँ? कैथल में। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। आपगा, आपगा कहते हैं ऐतिहासिक नदी थी आपेया, उससे संबंधित है आपगा। तो कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक नदी के तट पर था आपगा। सफीदो जींद, बहुत इंपॉर्टेंट। जन्मेजय, मैंने आपको हिस्ट्री जब पढ़ाई तो बताया था कि शायद अर्जुन का जो बेटा था जिसका नाम था, जो मारा गया था अमीन में, क्या नाम था? अभिमन्यु, उनके वंशज से जन्मेजय। जन्मेजय के पिता थे परीक्षित। तो परीक्षित जो है ना, इनको किसी सांप ने काट लिया था, ये मैंने आपको कई बार सुना दी कहानी। उस सांप का दमन करने के लिए जन्मेजय ने सफीदों में एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करवाया, और उस यज्ञ में उन्होंने ऐसे मंत्र उच्चारण करवाए कि जितने आसपास के जंगलों में, क्योंकि कमोधा वन वगैरह जंगल थे या शिवालिक की पहाड़ियों में सांप रहा करते थे, उनमें से ही किसी ने काटा होगा, तो वो सारे अपने आप मंत्रोच्चारण से उड़ उड़ के आके और उस बड़े से अग्निकुंड में समा गए, सारे मर गए। तो ये था सर्प दमन यज्ञ। किसने करवाया? जन्मेजय ने। क्यों? उनके पिताजी परीक्षित को काट लिया था किसी सांप ने, जिस कारण उनकी डेथ हो गई थी। किसके वंशज हैं ये? अर्जुन के। ठीक है। तो वही सफीदों जींद है ये। इस स्थल को पूर्व में सर्प दमन, सांपों का दमन किया ना, कहते थे। किंवदंती मतलब कहानी सुनने के अनुसार जन्मेजय, इसको यह कर लेना, जन्मेजम लिखा है, जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित को सांप से काटने का बदला सर्प दमन यज्ञ करके लिया था। यहाँ नाग क्षेत्र नामक सरोवर भी है। तो जहां सांप की बात करें, नाग की बात करें, तो आप समझ जाना ये जन्मेजय राजा की बात कर रहे हैं, जिनके पिताजी थे परीक्षित, जो किसके वंशज हैं? अर्जुन के। उनको काट लिया नाग ने, तो नाग सरोवर भी यही है और सर्प दमन यज्ञ भी यही सफीदों में। किसका पार्ट है ये? जींद का। ठीक है। पेपर में कई बार जीन सफेदों दोनों दे दो, सफेदों के साथ टिक करना, आ चुका है एचएसएससी में ऐसा। अस्थल बोहर, आपको याद हो कनफटे साधु रहा करते थे, अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी थी, वही है ये। रोहतक, नाथ संप्रदाय के जनक गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ जो है ना, नाथ इन्हीं के नाम के कारण संप्रदाय पड़ा। ये शिव भक्त थे, तभी तो ये अपनी जटाएं वटाएं रखते थे, इसलिए क्योंकि शिव जी की भक्ति करते थे। उन्हीं के एक शिष्य थे बाबा मस्तनाथ, इनके नाम की यूनिवर्सिटी है कि याद में मेला लगता है अस्थल बोहर में, परंतु चौरंगी नाथ ने इस मठ की स्थापना 4वीं शताब्दी में पहले ही कर दी थी। तो चौरंगी नाथ याद कर लेना, गुरु गोरखनाथ के नाम पे नाथ संप्रदाय पड़ा। चौरंगी नाथ ने अस्थल बोहर में पहले ही मठ बना दिया। अस्थल बोहर किसको समर्पित है? बाबा मस्तनाथ को, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी भी है। ये सब कहाँ है? रोहतक में। ठीक है। तो अस्थल बोहर। अब ये नेशनल जीके की बात है। झांसी आपके यूपी का एंड पॉइंट है, उसके बाद फिर एमपी आगे शुरू होता है। झांसी का देवगढ़ मंदिर है। ये जितने मंदिर है ना, ये गुप्त काल में बने हैं, और गुप्त देखो आपके यहाँ भी थे, हमने पढ़ा ना, सिक्के मिले थे मीताथल में। तो देवगढ़ मंदिर झांसी वाला और दशावतार मंदिर, 10 अवतारों वाला मंदिर, इन सबको गुप्तों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मंदिरों का जो बेस बना है ना, इंडिया में सबसे पुराना मंदिर कहेंगे तो आप कहेंगे देवगढ़ झांसी का मंदिर इंडिया का ओल्डेस्ट मंदिर है। आपके यहाँ कहेंगे पंचायतन शैली का तो आप कहोगे पिंजौर वाला हमारा काफी पुराना है, जिसको आप किससे कंपेयर करते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो कह देते हैं। वैसे विष्णु मंदिर है आपके यहाँ तोशाम भिवानी में, वो कहते हैं सबसे पुराना है। ठीक है। सूर्य कुंड, नाम देखो, सूर्य कुंड, सूर्य जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो उसका प्रभाव आता है, ऐसा कहते हैं ना, प्रभाव आता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण हो गया तो जो खाना बना हुआ रखा है उसको खाना नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसा भी मानते हैं कि उस टाइम पे कुछ भी ऐसा काम की, कोई कैंची चला रहा है या चाकू चला रहा है तो इस तरह का भी नहीं करना चाहिए कुछ, खासकर अगर माँ के गर्भ में बच्चा हो तो ऐसा मानते हैं कि उससे बहुत फर्क पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन इस धरती पर कहते हैं 2 स्थान हैं जहां सूर्य ग्रहण का असर नहीं आता, एक आपके हरियाणा में और एक आपके कोणार्क मंदिर जहां था उड़ीसा में। तो कोणार्क सन टेम्पल था ना, इन 2 जगहों पे सूर्य ग्रहण का कोई असर किसी पे नहीं आता, चाहे कुछ करो, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो वही बता रहे हैं। सूर्य कुंड, अमाल दलपुर गांव, बिलासपुर यमुना नगर में। भारत में केवल 2 ऐसे स्थल हैं जहां से किसी भी प्राणी पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उड़ीसा का कोणार्क जहां सन टेम्पल बना रखा है तो सूर्य ग्रहण का फर्क ही नहीं पड़ता, और दूसरा आपका सूर्य कुंड यमुना नगर का, जहां सूरज के नाम का कुंड बना रखा है आपने। तो 2 स्थान, एक उड़ीसा वाला, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के कुछ कुछ छवि आपके यहाँ कहाँ है जो आप पढ़ रहे थे, कुल्हाड़ी वाला था ना वो जो मंदिर था उसके अंदर। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आदि बद्री। आदि बद्री यहाँ से एंट्री होती थी आपकी सरस्वती नदी की यमुनानगर में, तो वहीं है ये। काठगढ़ ये शिवालिक क्षेत्र में भाबर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सोम और सरस्वती, क्योंकि जैसे ही आदि बद्री आया सरस्वती आएगा ही आएगा, दोनों नदियों का मिलन स्थल है। ये गांव काठगढ़ यमुनानगर में है। आदि बद्री हेरिटेज बोर्ड बनाया गया था 2014 में, और यहाँ थोड़े बहुत बौद्ध भिक्षु भी रहते हैं। तो आदि बद्री जैसे ही आएगा आपको सरस्वती याद रखना है। यमुनानगर में सरस्वती की एंट्री भी यहीं से थी। अग्रोहा धाम हम खूब पढ़ रहे थे, अग्रोहा अग्रोहा, अग्र है ना, अग्रवाल, अग्रसेन और वैश्य जाति की स्थली अग्रोहा, वही है ये। अग्रोहा धाम कहाँ है? हिसार में। शक्ति सरोवर है, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तिलक राज अग्रवाल ने अग्रोहा धाम को बनवाया। अब अग्रोहा धाम है तो कोई अग्रवाल ही बनवाएगा, वैश्य जाति के, क्योंकि इनका मानना है कि हमारा तो ओरिजिन ही यहाँ का है। ये है अग्रोहा। झिरकेश्वर मंदिर आपके मेवात के इलाके में। फिरोजपुर झिरका, झिरका, झिरका से झिरकेश्वर मंदिर, ठीक है, मेवात में। ऐसे घपड़ेश्वर भी था ना सोनीपत में, घंटेश्वर था रेवाड़ी में, भूतेश्वर था जींद में। तो ये सारे आपको याद रखने में, पढ़ा चुकी हूँ सारे। पांडु पिंडारा जींद में है। ऐसा कहते हैं उस युद्ध के बाद ये युद्ध खत्म हुआ था और शुरू हुआ था एक ही जगह से, नरकातारी। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि जो इनके भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपना 10वें दिन उनको वो तीर लग गए थे, लेकिन तीरों की शैया पे वो लेटे रहे। और कहते हैं जब सूर्य दक्षिणायन में था, जब वो तीर लगे, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी देह का त्याग तब करूंगा जब सूर्य उत्तरायण में आ जाएगा। और जिस दिन इन्होंने अपने देह का त्याग किया, उस दिन पूर्ण रूप से महाभारत के युद्ध को खत्म माना गया। तब तक सब लोग मर चुके थे, पूरे परिवार खानदान खत्म हो चुके थे, सिर्फ लिमिटेड लोग बचे थे। फिर वो हमेशा इनके पास आते थे और फिर ये उनको शांति का पाठ दिया करते। शांति पर्व में यही तो बातें लिखी हैं। अब अपने पूर्वजों को अपने हाथों से मारने का दुख इन पांचों पांडवों को था, और इसीलिए जब इन्होंने वो सब कर दिया, युद्ध खत्म हो गया, भीष्म पितामह चल बसे, तब ये कुरुक्षेत्र छोड़ के आगे बढ़े और फिर ये जींद की तरफ आते हैं। और कहते हैं एक खास दिन की इन्होंने वहां वेट किया, प्रतीक्षा की जींद में, सोमवती अमावस्या, जो 12 साल में एक बार आने वाली थी। और उस दिन अमावस्या के दिन इन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया, तो भाई अपने जैसे मन से कि भाई माफी मांगी कि हमने जो किया गलत किया, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए वो जरूरी था। और फिर वहां 12 साल बाद पांडु पिंडारा में इन्होंने एक तरह से, जैसे हरिद्वार में लोग अपने पूर्वजों के, बहुत लोग है ना भाई, अस्थि विसर्जन करते हैं, उनकी राख उसमें डाल देते हैं, ऐसे ही इन्होंने यहाँ किया। तो ये हरियाणा का हरिद्वार बन गया। पांडु पिंडारा जींद में है। इस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म निभाई थी। हरियाणा का हरिद्वार है। और वो खास दिन क्या था? सोमवती अमावस्या, उस दिन उन्होंने तपस्या की थी। बाबा ठाकुर तीर्थ है रेवाड़ी में, ऐसे ढेर तीर्थ हैं, तो वैसे ही भगवान का तीर्थ स्थल है। एकलव्य मंदिर आप सब जानते हैं। एकलव्य वो लड़का था जो एक नीची जाति को बिलोंग करता था, लेकिन बहुत ज्यादा कैलिबर था। और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब वो गया और उसने कहा मुझे अपना शिष्य बना लो, तो गुरु द्रोण ने कहा कि मैं तो सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रियों के बच्चों को शिक्षा देता हूँ, मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं देता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, और गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बना के, महज एक ऐसी कि भाई बस ये लगे कि गुरु द्रोण बैठे हैं, और उनके सामने रोज अभ्यास करता। और इतना मेहनती, इतना डेडिकेटेड वो लड़का था कि जंगल में एक नीची जाति को बिलोंग करने वाला, जिनका कि पेट भरना भी मुश्किल होता है, वो सिर्फ उस गुरु की प्रतिमा को देख देख के इतना लगन से उसने सीखा कि बेस्ट उस टाइम का धनुर्धर बन गया। और कहते हैं कभी गुरु द्रोणाचार्य, गुड़गांव का इलाका था वो, गुरु द्रोणाचार्य जब अपने इलाके में गए जंगल में घूमने, तो एकलव्य से उनकी मुलाकात हुई। और एकलव्य ने जब तीर चलाए तो गुरु द्रोणाचार्य के होश फाख्ता हो गए कि मैं तो धरती पर सबसे बढ़िया धनुर्धर अर्जुन को तैयार कर रहा हूं, और ये उससे 4 कदम आगे है। तब फिर जब इसने कहा, उसने पूछा कि किससे सीखा, तो बोला आप ही से सीखा। और फिर उनको ले गया जहां उसकी तस्वीर बनी हुई थी। तो उसने कहा बेटा सीख तो लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो उसने कहा मांग लीजिए। तब इसने फिर कहते हैं अपना जिससे तीर पकड़ के चलता था ना, वो वाला अंगूठा काट के दे दिया। और उसके बिना फिर वो उस पर कमान नहीं बना पाएगा, उसको पकड़ कैसे पाएगा। तो यहाँ ये मंदिर बना, एकलव्य का मंदिर। कितनी बड़ी बात है। और जब सुना था बचपन में तब समझ नहीं थी, लेकिन अब पढ़ा तो लगता है कि कहीं ना कहीं तो गुरु द्रोण ने गड़बड़ की ना। जैसे भैया ठीक है नीची जाति का था, लेकिन काबिलियत तो ज्यादा थी, और अगर वो होता तो अर्जुन कभी भी नंबर 1 ना कहलाता। यानी अर्जुन क्षत्रियों का बेटा था, लेकिन काबिलियत में वो शूद्रों के बेटे से पीछे था। और इसी बात को भांप के एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था गुरु द्रोण ने। ठीक है, तो एकलव्य मंदिर है, ये गुड़गांव में पड़ता है, खांडसा। गुड़गांव ही तो गुरु द्रोणाचार्य को मिला हुआ स्थान था। यहीं तो माता शीतला का मंदिर है, कृपी उनकी पत्नी ललिता का। इस स्थल पर गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया था। तो देखो गुरु भक्ति भी कितनी बड़ी चीज थी कि गुरु ने ऐसी चीज मांग ली कि जिससे उसका सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि उसका तो सारा जीवन ही विद्या पर लग गया था। जिसने अपना पूरा जीवन उस विद्या पे लगा दिया, गुरु के कहते ही अपना अंगूठा काट के दे दिया। ये थी गुरु के प्रति उसकी भक्ति। ठीक है, राम राय
कहते हैं इक्ष्वाकु की नगरी थी और यही ढूंढू एक इलाका था जहाँ की डर के मारे दुर्योधन जाके पानी के तालाब में छुप गया था। क्यों? क्योंकि ये हो गया था कि अब तो मुझे नहीं छोड़ेगा भीम और भीम मेरा अंत करेगा। तो वही इलाका है रामराय। राम हद भी इसी को कहते हैं। इसी के पास महाभारत के काल में इक्ष्वाकु की नगरी 21 ग्राम है और इसके पास ही ढूंढवा या ढूंढू नामक स्थान है जहां भीम ने दुर्योधन की हत्या की थी। पानी में घुस गया था ना वो। बराह या वराह ये विष्णु के अवतार हैं। जींद में है ये। बराह वामन विष्णु का स्थान है। धनाना यहाँ माता शीतला का, जिसको आप कहते हैं मोटी माता, पहले निकल चेचक वाला, उनका मंदिर है। तो धनाना माता का मंदिर है ये भिवानी में। इस स्थान पर शीतला माता, मोटी माता का मेला लगता है। शीतला माता वैसे आपका मेन मंदिर जो है ना वो गुड़गांव में है, लेकिन अगर कहें मोटी माता का मेला धनाना, तो धनाना गांव का नाम है, धनाना का मेला है ये। मोटी माता या शीतला माता उसी का रूप है। पंचवटी पलवल में है। प से पलवल, प से पंचवटी। यहाँ पांचों पांडव रहे थे जब एक साल उनको छिपके रहना था, तो यहाँ द्रौपदी घाट भी है। पंचवटी पलवल में पांडवों ने अज्ञातवास जो एक साल काटा था ना, जो किसी को पता ना चले, के दौरान यहाँ विश्राम किया था। यहाँ द्रौपदी घाट के नाम से भी एक तालाब है। कमोधा में वन हुआ करता था कुरुक्षेत्र में, वन थे शिवालिक का इलाका। तो कमोधा कुरुक्षेत्र कामेश्वर महादेव का मंदिर है। यहीं पर द्रौपदी भंडार है, कहते हैं यहीं इन्होंने खाना वाना खाया था। द्रौपदी ने पांडवों के लिए खाना बनाया था। तो कमोधा वन था पूरा। ठीक है। पृथुदक, राजा पृथुदक ने अपने पिता वेणु का तर्पण किया था यहाँ। तो पृथुदक इंपॉर्टेंट है ये भी। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। राजा पृथु, नाम इसके नाम पे तो पृथुदक पड़ा। पृथु ने अपने पिता का तर्पण, जिनका नाम था वेणु, यही किया था। इस कारण इसका नाम पृथु का जल या पृथुदक पड़ा। यहाँ श्रवणनाथ और गरीबनाथ मंदिर भी हैं। प्राची तीर्थ, कहते हैं गंगा ने अपने पाप प्राची तीर्थ में आके धोए थे। कहाँ? गंगा को हम कहते हैं कि सब अपने पाप धोते हैं गंगा में, और गंगा ने अपने पाप धोए थे हरियाणा के प्राची तीर्थ में, कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली सती का रूप है, यानी पार्वती का रूप। और कुबेर तीर्थ के पास है। यहाँ पितृ तर्पण किया जाता है। देवव्रत, देवव्रत किसका अस्थि नाम था? भीष्म पितामह का, जिनकी डेथ के साथ युद्ध पूरा हुआ कि माता के पाप इसी स्थान पर स्नान करने से दूर हुए थे। इनकी माँ कौन थी? गंगा। तो गंगा के पाप कहाँ धुले थे? प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में। गौड़ीय मठ, गौड़ीय मठ मैंने आपको बताया हुआ है, कुबेर से संबंधित है ये, चैतन्य महाप्रभु से। कुबेर और गौड़ीय मठ, ये मठ चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के साधु थे के समय का है। यहाँ बंगाली साधु रहते हैं, राधा कृष्ण की मूर्तियां हैं। तो गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र में। बाण गंगा, जब वो 10वें दिन उस शैया पे लिटा दिए थे अर्जुन ने, तो उन्होंने कहा था पानी चाहिए, तो कहते हैं अर्जुन ने एक बाण मारा और वहां से गंगा निकली थी, तो कुरुक्षेत्र में होगा। तो बाण गंगा कुरुक्षेत्र। यहाँ अर्जुन ने धरती में तीर मारकर गंगा की जलधारा निकाली जो शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह के मुख तक पहुंची थी। सती का स्थान पड़ता है होडल पलवल में। सती का स्थान बहुत बार पूछ चुके। जनवरी और अप्रैल में यहाँ सती रमनी, इसको दादी रमनी भी कहते हैं, दादी रमनी का मेला लगता है। सती का स्थान होडल पलवल, दादी रमनी का मेला। कुबेर तीर्थ, वही चैतन्य महाप्रभु वाली बात। तो ये कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे है। जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी। तो चैतन्य का एक तो कुबेर है और एक चैतन्य का था गौड़ीय मठ, बंगाली साधु रहते थे। ठीक है, ये हमने सारे मंदिर कंप्लीट कर लिए। अब प्रमुख मंदिर का टेबल है। ये टेबल वैसा ही है जैसा मैंने पढ़ाया, उसको मैंने जानबूझ के टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको सब कुछ आ जाएगा इसमें, मैं पढ़ती जाऊंगी, आप सुनते जाना। प्राचीन विष्णु मंदिर में बार बार बोल रही थी, सबसे पुराना मंदिर आपका तोशाम में है, विष्णु भगवान का। विष्णु बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हरियाणा में, या तो विष्णु के मंदिर ज्यादा है या शिव जी के, सबसे ज्यादा शिव जी के, लेकिन सबसे पुराना मंदिर आपका विष्णु का है, तोशाम भिवानी में। पंचवटी अभी पढ़ा पलवल में, तो ये रहा पलवल। दुख भंजनेश्वर, जहां पे सारे दुख दूर होते हैं, 360 तीर्थ स्थल हैं कुरुक्षेत्र में। घपड़ेश्वर आपके सोनीपत में, कई बार आ चुका घपड़ेश्वर सोनीपत। देवी कूप अभी आपने पढ़ा, युधिष्ठिर ने बनवाया था, तो कहाँ बनवाया होगा? कुरुक्षेत्र में। गौरी शंकर, तो गौरी शंकर भिवानी में, यानी पार्वती माता वाला। अम्बकेश्वर मंदिर कैथल में है। कहते हैं अम्बकेश्वर मंदिर में मध्यकाल में जब अटैक हुए थे ना विदेशियों के, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के शासक आए थे, इन्होंने वो हथौड़े लेके इस मंदिर पे, शिवलिंग था यहाँ, उस पे प्रहार किए कि टूट जाए, लेकिन उस शिवलिंग टूटा नहीं और उससे खून की धारा निकलने लग गई। तो आसपास के गांव के लोगों ने मान लिया था कि इसमें स्वयं शिवजी विद्यमान है। तो वही मंदिर है अम्बकेश्वर मंदिर, जिससे खून निकल आया था, कैथल में है। भीमेश्वरी देवी, अभी मैंने भीमा देवी बताया, तो वो पिंजौर वाला भीमेश्वरी जो आपका बेरी झज्जर में है। 11 रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव जी के कितने रूप? 11। एक तो आप कमलनाभ इसमें देख रहे थे, और एक अब आप देख रहे हैं 11 रुद्री, जिसमें 11 के 11 रूप है। कहाँ है ये? कैथल में। 11 रुद्री,
तो ये इंपॉर्टेंट है। लकड़हारा मंदिर जो कि कोणार्क के मंदिर जैसा है, तो लकड़हारा मंदिर आपके यमुनानगर में है। पंचमुखी, लकड़हारा याद है कहानी थी वो, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी तो यमुना नदी में गिरी थी ना, यमुना से याद कर लेना। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी आपके यमुनानगर में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? जींद में। भूतों के ईश्वर भगवान शिव जी। दाऊ जी के 4 मंदिर हैं, 3 आपके मथुरा वृंदावन में है और एक आपका आपके यहाँ पर वंचारी में है, ये पलवल में पड़ेगा। बिश्नोई मंदिर हिसार में है, बिश्नोई समाज ही उसके आसपास है तो वहीं पड़ेगा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। स्थानेश्वर महादेव बहुत इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र थानेसर। जैसे जयंती देवी जींद में पड़ेगा। सर्वेश्वर महादेव मंदिर तो है ही बहुत फेमस कुरुक्षेत्र में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो ब्रह्म सरोवर है ना, वो इसी का तो पार्ट है, उसी में तो पड़ता है ये सर्वेश्वर। एक पतली सी उससे इसके साथ छोटा सा लगा लीजिए पाथ टाइप का है जिससे ये जुड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। बहुत पहले बाबा श्रवणनाथ नाम के आदमी ने बनवाया और कहते हैं कि जब ये महाभारत का 18 दिन तक युद्ध चला ना, तो ये अपने आप सारा मंदिर टूट जाता था क्योंकि वहीं लड़ाई हो रही थी। और कितनी अजीब बात है कि रात में अपने आप बन जाता था। भाई सुबह जब देखते युद्ध होता तो मंदिर पूरा टूटा फूटा पड़ा है, और जब रात में सो के अगले दिन सुबह उठते तो पूरा मंदिर बन जाता। बाद में कहते हैं मुगलों ने जो ये अटैकर्स आए विदेशी, इन्होंने तुड़वा दिया, लेकिन फिर लक्ष्मण गिरी महाराज थे एक, उन्होंने इसको दोबारा से बनवाया था। ठीक है, तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कपिल मुनि का मंदिर कलायत कैथल में है। 11 रुद्री भी पढ़ा ना आपने कैथल में। चामुंडा देवी नूनकरण के सपने में आई थी बीकानेर के राजा, तो नारनौल महेंद्रगढ़। देवी तालाब शिव मंदिर है, पानीपत में पड़ेगा। काली माता के मंदिर ढेर हैं लेकिन फेमस है पंचकुला कालका वाला। डीघल का शिवालय, डीघल का शिवालय शिव जी का, डीघल गांव का नाम है, झज्जर में पड़ेगा। भीमा देवी, अगर भीमेश्वरी आया तो बेरी झज्जर, और भीमा आ गया तो पंचकुला वाला। अदिति, अदिति कौन? अदिति सूर्य की जो है ना वो माँ कहलाती हैं, तो इनका मंदिर करनाल में है। ठीक है, माता शीतला का मेन मंदिर गुड़गांव में, लेकिन धनाना जो गांव में मोटी माता का मेला था वो भी याद करना। वैसे माता शीतला मंदिर मेन गुड़गांव। पुराना शिव पार्वती का मंदिर है आपके कैथल में। कैथल में 11 रुद्री मंदिर भी है, कैथल में कई मंदिर हैं, वो जिसमें से खून निकला था वो भी। मनसा देवी मंदिर आपका मनी माजरा पंचकुला, यहाँ के एक राजा थे उस टाइम लोकल, उन्होंने बनवाया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में है। राधे श्याम मंदिर आपका कैथल में है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में। घपड़ेश्वर सोनीपत में, ये याद करने पड़ते हैं। ठीक है, विष्णु मंदिर एक अग्रोहा में है, और अग्रोहा में अग्रवाल समाज अग्रसेन, ये मंदिर सम्राट अशोक ने बनवाया था। सोचो अशोक जो कि इनका मौर्यों का वंशज था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ही तो था अशोक। इसने लाट बनवाई थी, याद करो, स्तंभ। इसने टोपरा में वो बनवाया था स्तंभ, और इसने स्तूप बनवाए थे। इसी अशोक ने आपके यहाँ मंदिर भी बनवाया था, विष्णु मंदिर। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अशोक का एक मंदिर आपके यहाँ अग्रोहा में है, लेकिन सबसे पुराना है आपके तोशाम में भिवानी में, जो किसका मंदिर है? विष्णु का। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो उससे पुराना है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में, इसका निर्माण श्रवणनाथ, मैंने अभी नाम लिया था, ने कराया था। यहाँ कुंती ने भगवान शिव की पूजा की थी। विश्वकर्मा प्राचीन मंदिर है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, बाणभट्ट आपको पता है ना, 7वीं शताब्दी में, जिसने नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन ने 3 खुद लिखी थी और इसने लिखी थी हर्षचरित, उसने बनवाया था विश्वकर्मा। ठीक है, अभी ये और भी कई मंदिर नहीं हो गए लगभग, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। कलायत का शिव मंदिर, शिव मंदिर कलायत मतलब कैथल, ये जिसको तोड़ा था बताया था, ये 19वीं सदी के नागर शैली का मंदिर है। इनके शिखर तो उड़ीसा के सूर्य मंदिर है, पर शेष ढांचा राजस्थान के ओसिया के सूर्य मंदिर जैसा है। तो पूछेंगे कौन सा मंदिर आपका उड़ीसा के सूर्य मंदिर जैसा है, लेकिन उसका बाकी जो ढांचा है, कुछ हिस्सा बस, सारा नहीं, वो तो फिर लकड़हारा जाएगा। बाकी राजस्थान के सूर्य मंदिर। तो कलायत का शिव मंदिर कहाँ पड़ेगा? कैथल में। अम्बकेश्वर, ये है वो कलायत में जो मंदिर है ना कैथल में, एक ये है जो मिक्सचर है और एक ये जिसको तोड़ा था। यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयं लिंग या पातालेश्वर कहा जाता है कि खुद वो प्रकट हुआ था, महाभारत काल का, इसको तोड़ा था। 11 रुद्री, रूही को रुद्री बना लेना, क्योंकि शिवजी के 11 रूप है, हमारे यहाँ अलग अलग हैं, 11 एक साथ हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल। महाभारत काल में अर्जुन ने शिवजी से तपस्या करके यहाँ से पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। पाशुपास्त्र था ना, कि किसी को भी मार सके। 250 साल पहले कोई उदय सिंह नाम के राजा थे, उनकी पत्नी ने इसको दोबारा बनवाया। तो 11 रुद्री मंदिर कहाँ है? कैथल में। ये इंपॉर्टेंट था।
ठीक है, ये मंदिर कंप्लीट हुए। मज़ारें और दरगाह यानी मुस्लिम कम्युनिटी का क्या योगदान रहा उसको हम अब आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मंदिर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल लगभग 100 मंदिर कम से कम होंगे। ये आपको ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। मैंने जो इंपॉर्टेंट थे उनकी कहानियाँ सुना दी, उन कहानियों को सुन के अब किताब उठा लेना और उसको पढ़ना और फिर 2-3 बार पढ़ के फिर याद करना कि बार बार एक तरफ हाथ रख के देखा ये वाला मंदिर कहाँ है, ये वाला, ये याद होने चाहिए। पेपर में हर बार उठा के देखो मंदिरों के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं कि कहाँ स्थित है, या कोई जनश्रुति के आधार पर कहानी पूछते हैं। ठीक है, मंदिर का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने देखो एक दिन 12 दिसंबर को पढ़ाया था सेम टॉपिक, एक आज सिर्फ मंदिर पढ़े हैं। अभी मज़ारें, गुरुद्वारे और इस तरह की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, लेकिन मंदिर सर्वाधिक थे क्योंकि हिंदुओं का बाहुल्य रहा था ना यहाँ, इसलिए मेजर हिस्सा हमने पढ़ लिया कला का। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, मंदिर गुप्त काल में शुरू हुए थे, लेकिन मंदिर जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली मंदिर नहीं कह रहे। जैसे अशोक ने जो बनवाया वो वैसा मंदिर नहीं है, शिखर युक्त वाला। शिखर युक्त मंदिर और जो वैसे मंदिर थे प्रॉपर जिसको आप मंदिर समझते हैं वो गुप्तों की देन है। लेकिन पूजा पाठ तो पहले भी करते थे ना, यक्ष यक्षिणियों के टाइम में भी तो पूजा पाठ थी, हड़प्पा के टाइम में। वैसे प्रॉपर मंदिर नहीं है जिसमें कि शिखर हो या पंचायतन शैली हो, लेकिन मंदिर टाइप की चीजें हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्लास ढंग से लेते रहो, अच्छे ढंग से पढ़ते रहो। और अब धीरे धीरे आप ये मानो कि बस सिलेबस खात्मे पर है। अब किसी भी दिन ये होगा, ये कला संस्कृति निपटेगा ना जैसे ही हमारा, तो फिर तो 95% चीजें निपट जाएंगी, फिर बहुत छोटे टॉपिक रह जाएंगे जो मैं आपको ढंग से और पढ़ा दूंगी। तो हार्डली 10 क्लासेस और चलेंगी, इसके बाद हरियाणा जी के कंप्लीट। आपके एग्जाम आने से पहले ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आप ढंग से पढ़ना ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स ना कटें। ठीक है, चलिए 6th चैप्टर रहता है। 6 तो जो जितना पढ़ाया है ना ये इतिहास, इसका ही निचोड़ 6th है। 6 को किताब से उठा के पढ़ना, वो सारा आपको अपने आप आएगा। उन सब का निचोड़ है 6th चैप्टर। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब आगे मिलेंगे हम लोग, कल मेरी क्लास नहीं होगी, अब मैं मंडे को क्लास लूंगी इस टॉपिक को आगे। तब तक मंदिर पक्के कर लेना। अब ये मज़ारें गुरुद्वारे हम मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट।